शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अभी तक हम कर रहे थे प्लेन मिरर, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। अब हम करेंगे स्फेरिकल मिरर, इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। इसको हिंदी में कहते हैं गोलीय, स्फेयर को गोला कहते हैं तो इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। मुख्य रूप से या मेनली ये दो तरह का होता है। एक तो इस तरह का, ठीक है, ये किसी स्फेयर का हिस्सा होता है, बड़े स्फेयर का। इसको तुम सर्कल मत समझना, ये एक बड़े स्फेयर का हिस्सा है। स्फेयर तुम्हारा कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसको तुम्हें लग रहा हो ये सर्कल है, सर्कल नहीं है, ये स्फेयर है बच्चों, ठीक है। तो ये चम्मच की तरह बनेगा कुछ ऐसे, ये चूड़ी की तरह नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना। चूड़ी नहीं है ये, रिंग नहीं है, रिंग का टूटा हुआ हिस्सा नहीं है, ये किसी स्फेयर का टूटा हुआ हिस्सा है। हालांकि हमें काम 2D में करना है, तो हमें देखने में वो चूड़ी के जैसा ही लगता है, ठीक है। खैर, इसको हम बोलते हैं, ये इस स्फेयर का हिस्सा था, इसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। हमारे सिलेबस में हमें कनकेव और कन्वेक्स पढ़ना है। पता नहीं और तरह के होते भी हैं क्या, होते तो हैं, मतलब मे बी सिलेंड्रिकल मिरर भी मैंने सुने तो हैं। खैर, कनकेव मिरर, लेकिन स्फेयर में दो ही होंगे, कनकेव या कन्वेक्स। या तुम बाहर सिल्वर कर दोगे उसको, या अंदर सिल्वर कर दोगे, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। तो सारे बच्चों को ध्यान रखना है, ये अवतल क्या होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। और अगर तुमने इसको यहां से कर दिया, एक सेकंड जरा मुझे दो, अगर तुमने इसको यहां से कर दिया ऐसे, और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कन्वेक्स, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, कन्वेक्स मिरर। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। तो हिंदी वाले इस नाम को आसानी से याद करते हैं, उत्तर यानी कि उथला हुआ, जो ना, जो मतलब उस तरह से इसको याद कर सकते हो। इंग्लिश में मैंने कैसे याद किया था, मैंने बोला था कि हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जज करना है। यहाँ पे लाइट रे ऐसे आएगी। अच्छा, ये भी किसी स्फेयर का हिस्सा है, ठीक है, बड़े स्फेयर का हिस्सा था। तो हमारी यहां पर जो लाइट रे है ना, वो ऐसे आएगी, ऐसे लाइट रे आएगी, यहाँ पे लाइट रे कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। तो जो ये जो हिस्सा है, ये रिफ्लेक्टिंग वाला हिस्सा है। तो ये जो है गुफा की तरह, केव की तरह है ना। तो इसको मैंने याद कर लिया था कि कनकेव जो है उसमें इस तरह से होगा, ठीक है। अगर किसी को याद ना हो तो कभी कभी भूल भी जाते हैं लोग, ठीक है। तो छोटी सी बात है हालांकि, है ना, फिर भी भूल जाते हैं कई लोग। तो केव की तरह, जिसमें रिफ्लेक्टिव सरफेस केव की तरह है, वो कनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशंस अपने को करने, एक करके सारे सारे डेफिनेशंस को देखते हैं हम। पहला डेफिनेशन जो है वो हो गया पोल। हालांकि ज्यादा तकनीकी डेफिनेशन में जाने की जरूरत है नहीं अपने को खास। सर प्लेन मिरर से भी तो किसी स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर भी तो किसी स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। हाँ, अगर बहुत इनफाइनेटली अगर तुम ये बोलो कि मैं धरती का यहाँ से एक टुकड़ा निकालूंगा, वो फ्लैट तो है सर, वो प्लेन मिरर है, लेकिन वो भी तो एक धरती जैसे बड़े स्फेयर का हिस्सा है, तो तुम बोल सकते हो। अगर बिल्कुल परफेक्ट है तो उसका रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा टेक्निकली, है ना। तो बट हम पढ़ते तो उसको प्लेन मिरर की तरह ही है ना, स्फेरिकल मिरर वाले फॉर्मूले तो नहीं लगाते उसके अंदर। हाँ, चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रिजल्ट उसके इतने आसान होते हैं कि अननेसेसरी फॉर्मूलों में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी हम रिजल्ट ड्राइव करेंगे स्फेरिकल मिरर के लिए, उन सारों में अगर तुम रेडियस को इनफाइनाइट कर दोगे तो तुम प्लेन मिरर के लिए भी वो फॉर्मूलों को यूज कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती उनको यूज करने की, ठीक है। चलो, तो अब पोल क्या होता है बच्चों, पोल को हिंदी में कहते हैं ध्रुव, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा पार्ट थ्योरेटिकल है, क्योंकि कुछ डेफिनेशंस वगैरह करेंगे, बाद में बहुत जल्द ही ये न्यूमेरिकल्स में चला जाएगा, ठीक है पार्ट। तो पोल हम ऐसे बोलते हैं, जैसे ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, है ना, ऐसे। और ये जिस भी उसका हिस्सा है, जिस भी स्फीयर का हिस्सा है, वहां पर सेंटर होगा। और जो भी मेरा रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, उस पर भी मैं एक ऐसे बना सकता हूं क्रॉस सेक्शन ऐसे करके, ठीक है। तो इसको मैं क्या बना सकता हूं, ऐसे क्रॉस सेक्शन ऐसे करके बना सकता हूं।
तो इस क्रॉस सेक्शन का जो सेंटर है और ये जो स्फेयर का जो सेंटर है, अगर तुम इन दोनों को पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करो तो वो लाइन जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जहां पे ही काटेगी उसको हम पोल बोलेंगे। तो लाइन तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जहां भी काटेगी उसको हम क्या बोलेंगे, पोल का नाम देंगे, इसको हम बोलते हैं पोल। आमतौर पर ये नॉर्मली जो है ये आमतौर पर, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं आम तोरी पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर ही होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर ही होता है, ठीक है। अगर अब सवाल ये आता है क्या अगर सर मैं इसको इतना ही ले लूं तो क्या पोल इसका चेंज हो जाएगा? अगर मैंने सिर्फ इतना ही ले लिया, इसका लेट से मैंने इतना हिस्सा ले लिया, सिर्फ इतना हिस्सा ले लिया, सिर्फ इतना हिस्सा ले लिया मैंने इसका, यहां से लेकर के यहां तक, तो क्या मेरा ये पोल अब ये नहीं रहेगा? तो जवाब है पोल यही रहेगा। कैसे? देखो, जिसका ये हिस्सा था, जिस स्फीयर का ये हिस्सा था, है ना, वो स्फीयर का सेंटर तो अभी भी यहीं पर है ना, ये तुम्हारा पहले भी सेंटर यहीं पर था, ठीक है, अभी भी सेंटर यहीं पर है। अब लेकिन तुम कहोगे सर अब तो लेकिन ये इसका सेंटर तो यहां पे बनेगा, कुछ ऐसा होना चाहिए भाई। अब अगर तुम देखोगे टेक्निकली तो यहां पर तुम्हारा सर्कल पूरा नहीं बनेगा, अभी भी अगर तुम देखोगे तो सर्कल, अगर तुम बनाने की कोशिश करोगे तो सर्कल ऐसा ही बनेगा। तुम ऐसे नहीं बना पाओगे सर्कल इसका, सोचोगे ऐसे बना दूंगा मैं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो सर्कल तुम्हारा अभी भी इसका ऐसे का ऐसे ही बनता है ना, तो अभी भी तुम्हारा जो है यही सेंटर इसका रहता है, और तुम इसको अगर आगे लेकर के जाओगे तो यही तुम्हारी लाइन दोनों को जो ज्वाइन करेगी, यहां पर जाकर के पोल पर टकराएगी। तो इसका पोल, हालांकि कोई पूछने वाला है नहीं वैसे, लेकिन पोल तुम्हारा, इसको तुम महसूस कर पा रहे हो जो मैं ये वाली बात मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा 3D है इसलिए थोड़ा सा महसूस करना थोड़ा मुश्किल है ना। कुछ तुम्हारा ऐसे था, एक चम्मच, सीधी चम्मच से तुमने से ऊपर वाला हिस्सा ले लिया तो उसका क्रॉस सेक्शन बदलता नहीं है, तुमने अगर हिस्सा उसका चेंज कर दिया है तो। जैसे तुम इसको यहां पर ना ले जाओ उससे बदलेगा, मे भी अगर तुम इसको सिर्फ इतने वाले पार्ट को लो तो क्रॉस सेक्शन में भी ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाली चीज जरूर बदलेगी, लेकिन ऐसे तो उसका सेंटर नहीं बदलेगा, सेंटर उसका अभी भी उसी लाइन पर रहेगा। अगर तुमने सपोज करो तुमने जो मिरर है वो यहां शुरू ना करने, यहां शुरू कर लिया तो क्या होगा, ये हो जाएगा, लेकिन सेंटर तो अभी भी यहीं पर रहेगा, उसका बदलने वाला नहीं है सेंटर, ठीक है। तो तुम सीधा ध्यान रखना रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है, ज्यादा टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल तुम टेक्निकल डेफिनेशन पूछोगे क्या होता है पोल का, तो पोल का जो टेक्निकल डेफिनेशन होता है वो होता है लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ, इसको सीओसी बोल सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, जो भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन तुमने यहां पे बनाया है, ऑफ मिरर, जो तुम्हारा मिरर है उसका जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना, इंटरसेक्ट द मिरर सरफेस एट पोल, तो जहां पर भी लाइन काटेगी उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा अगर तुम्हें दिखाऊं तो मैं शायद थोड़ा और महसूस कर पाओगे तुम इस चीज को, मे बी अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं एक चीज और बता दूंगा, तुम्हें थोड़ा शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा, खासकर इस वाले हिस्से में ना। अगर सपोज करो ये वाले तुम्हारे सिनेरियो था, तुम्हारा लेट्स से कुछ ऐसा ऐसा कहानी था, ठीक है, कुछ ऐसी कहानी थी, मेरी अधूरी कहानी, ये तुम्हारा था एक सर्कुलर हिस्सा ऐसा, ठीक है, और ये तुम्हारा कुछ ऐसे था, ये तुम्हारा मिरर था, ठीक है, ये पहले वाला केस हो गया। अब तुमने इस वाले में, अब तुमने क्या कर दिया, इसको इतने पार्ट को रिमूव कर दिया, इतने पार्ट को उड़ा दिया तुमने, ठीक है, तो इतने पार्ट को तुमने उड़ा दिया यहां से, इतने पार्ट को, तो अब जो ये जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है, यानी कि जो ये वाला पार्ट रह गया है, अब इसका क्रॉस सेक्शन बदल थोड़ी गया है, क्रॉस सेक्शन तो इसका अभी भी यही होगा। अब ये थोड़ी हो गया, अगर तुम इसका ये बोलोगे कि अब सर इसका क्रॉस सेक्शन बदल करके ये हो गया, तो बेवकूफी है ना, ये नहीं हुआ, अभी भी क्रॉस सेक्शन इसका यही है, सेंटर अभी भी वही है। हाँ, अगर तुम यहां से कर दोगे तो क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा, लेकिन सेंटर अभी भी क्या रहेगा, वही का वही ही रहने वाला है, ठीक है।
तो अब तुमने मिरर का सिर्फ इतना हिस्सा लिया, इसको अगर मैं तुम चाहो तो कलर दूसरा कर देता हूँ, तुमने सिर्फ इतना हिस्सा लिया इसका, इतना। लेकिन इससे बच्चों जो आगे वाला जो हिस्सा है उसका सेंटर तुम ये नहीं ले लोगे, वो तो यही का यही ही रहेगा। तो अभी भी तुम्हारा जो सेंटर है वो यही रहेगा, और इसका जो COC था वो तो सेम ही है। तो चाहे तुम इसका ये वाला हिस्सा लो, चाहे ये वाला हिस्सा लो, जो मर्जी हिस्सा लो, सेंटर यही रहेगा, पोल इसका यही रहने वाला है। ठीक है, खैर एनीवेज इसकी कोई इतनी ज्यादा अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है, चलें आगे। ठीक, आगे चलते हैं। देखो जरा, ये फालतू की बातें हैं, इस वजह से वो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ डेफिनेशन है, जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में, आज तो डेफिनेशन चलेंगे इसके। COC जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, और जिसका पूरा जो है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, उस स्फेयर का रेडियस जिसका मिरर ये पार्ट है। ठीक है, तो उस स्फेयर का रेडियस, सॉरी उस स्फेयर का सेंटर, यहां पर उस स्फेयर का सेंटर जिसका मिरर पार्ट है, जिसका मिरर पार्ट है। ठीक है, ये तो तुम सारे समझ ही गए। ठीक है, जैसे कि अगर ये इतना हिस्सा लिया हमने तो किसका पार्ट है, इसका पार्ट है। तो जो इसका जो सेंटर है उसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, अगला जो डेफिनेशन है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। बहुत थ्योरेटिकल बातें हैं, ठीक है, लेकिन एक बार पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये अब क्या लिखेंगे इसमें, वही वाली कहानी दोबारा से, उस स्फेयर का रेडियस जिसका मिरर पार्ट है। ठीक है, तो उस स्फेयर का रेडियस क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। प्लेन मिरर के लिए रेडियस तुम इनफाइनाइट ले सकते हो। ठीक है, चलो अब अगला अपना आया प्रिंसिपल एक्सिस। वो तुम जानते हो क्या होती है। खैर, प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या होती है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये होती है लाइन ज्वाइनिंग, लाइन जो किसको ज्वाइन करती हो, COC एंड पोल। तो पोल और CSC को लाइन, जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे यहां पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो एक ग्रीन वाली तुम्हारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, चलो अगली बात, अगला जो है वो है अपर्चर। इसको हिंदी में कहते हैं द्वारक, अपर्चर, इसको हिंदी में कहते हैं द्वारक। ये बेसिकली होता है विड्थ ऑफ मिरर, ये तो दर्पण की चौड़ाई, विड्थ ऑफ मिरर। सर एक बार प्रीवियस प्लीज, चलो लो 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 लो। तो इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ मिरर। मतलब जैसे तुमने ये एक मिरर लिया इस तरह से, ये पार्ट था इसका, ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शन, है ना, कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पर ये सॉलिड नहीं है, सॉलिड से वहीं से लाइट आएगी तो यहाँ पे टकराएगी। ठीक है, लाइट अगर आ रही है तो लाइट तो गट 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 करते करते यहाँ से टकराएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, यहाँ पे कुछ रखा नहीं हुआ है ना, सीधा जाकर चम्मच होती है ना, जैसे देखने में ऐसे लगेगा कि यहाँ पे, लेकिन टकराएगी तो सिर्फ इसी वाले पार्ट से ना। ठीक है, खैर कहीं यहाँ से टकरा दो, ठीक है, यहाँ से नहीं टकराएगी। एनीवेज, तो अपर्चर जो इसको बोलते हैं, जो ये पोल हो गया है ना, इसकी जो चौड़ाई है, पोल और जो क्रॉस सेक्शन है उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, अपर्चर। तो इसको अगर मैंने डी बोल दिया यहाँ पर, है ना, तो ये ऐसे और ये ऐसे, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस को मैंने डी बोल दिया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो कई बार हम अपर्चर की जगह एंगुलर, ये लीनियर अपर्चर होता है, ठीक है, रेखीय द्वारक है ये,
कई बार हम एंगुलर अपर्चर की भी बात कर लेते हैं। एंगुलर, हालांकि इन सब का कोई यूज नहीं आने वाला, ये सब बिल्कुल बकवास है। हालांकि पढ़ने जरूरी है भाई, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आईआईटी खासकर बेसिक से उठा के पूछ लेती है, तो वहां पर हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो एंगुलर अपर्चर जो है, ये जो भी एंगल बनाएगी, लेट्स से सेंटर पर तुम्हारा ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये जितना भी एंगल बना रहा है ये थीटा, इसको हम बोलते हैं एंगुलर अपर्चर, यानी कि कोणीय द्वारक। द्वारका से द्वारक, ठीक है, द्वारका लिख दिया मैंने तो, कोणीय द्वारक, ठीक है। हाँ चलो, तो ये हमारा जो है वो कोणीय द्वारक। अब हम समझेंगे फोकस को और फोकल लेंथ को। अब तुम कहोगे सर ये हमें मत सिखाओ, इसके हम फूफा है, ये हम पढ़ चुके हैं 10वीं क्लास में, आप कहो तो आपको सिखा देते हैं। जो तुम 10वीं क्लास में पढ़ चुके हो वो थोड़ा सा यहाँ पर उससे एडवांस्ड वर्जन है, तो देखते हैं जरा क्या है एडवांस्ड वर्जन। तो फोकस को समझने से पहले हम समझेंगे पैरा एक्सियल रेज को। पैरा एक्सियल रेज, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पराक्ष किरणें। पराक्ष किरणें, ठीक है। पैरा एक्सियल रेज कैसी रेज होती हैं बच्चों, इनमें 3 खूबियां होती हैं। पहली खूबी ये होती हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो होती ही होती हैं, लेकिन इनमें और 3 खूबियां होती हैं। ये होती हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा ये होती हैं क्लोज टू, हाँ, यानी वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत पास होती है। इनको तुम दूसरी वाली बात को तुम 3 शब्दों में बोल सकते हो, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस बोल दो, या बोल दो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, जिन रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस करीब करीब 0 हो, और तीसरी बात तुम बोल सकते हो अपर्चर जो है वो बहुत स्मॉल हो, अपर्चर वेरी स्मॉल। ये तीनों ही बातों में से कोई भी एक बात हो, दूसरी अपने आप हो जाएंगी। सुनने की कोशिश करना जरा कैसे। जैसे तुम्हारा मिरर है, अब ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये रेज जो बाकी जो रेज आ रही हैं, एक सेकंड जरा मैं सिलेक्ट कर पाऊं तो, अरे सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, अरे अरे अरे, अरे। हाँ, तो अगर ये वाली जो रेज आ रही हैं, इनको हम बोल सकते हैं पैरा एक्सियल रेज। अब अगर तुम ध्यान दोगे बच्चों, तो ये वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तुम्हारी, इसको पैरा एक्सियल रेज बोलते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल है, तो वो अंडरस्टूड है कि बहुत पास होगी। समझने की कोशिश करना कैसे। अगर ये मैंने मिरर ले लिया, हालांकि कलर मैं चाहता था ग्रीन, थोड़ा इसको दूर ले जाएं, तो ये मैंने जो है वो मिरर ले लिया है, ठीक है। ये ग्रीन कलर ज्यादा भी यूज नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं ये बोलूं तुम्हें, देखो जरा, कोई लेट से तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस ही है और तुम्हारी लाइट रे भी यहीं पर आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, कितने एंगल पर आ रही है, 0 एंगल पर आ रही है ना, क्योंकि अगर हम इसका बनाएंगे ऐसे करके, तो ये सेंटर बनेगा और ये नॉर्मल बनेगा, और लाइट रे ऐसी आ रही है तो नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो एंगल क्या होगा, 0 होगा। अगर यहां की बजाय यहां आ जाए तो भी तो एंगल करीब करीब 0 होगा ना। मैं तुम्हें दिखाऊं, अरे यार, हाँ, तो ये मेरा था प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये लेट से सेंटर हो गया, लाइट रे तुम्हारी यहां आ रही है, लेट से यहां आकर टकरा रही है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे, नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करोगे। यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करने की बारी आएगी तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे, है ना, या सेंटर से ज्वाइन करोगे तो नॉर्मल बनेगा, ऐसा ऐसा तुम्हारा नॉर्मल ड्रॉ। तो ये एंगल जो बन रहा है, ये कितना छोटा एंगल बन रहा है, देखो जरा, ये यहाँ पे तुम्हें दिख भी नहीं रहा, ये एंगल ऑलमोस्ट 0 है, ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, ये आई है, और ये आई यहाँ पर क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो अगर तुमने ये बोल दिया कि आई बहुत स्मॉल होना चाहिए, आई बहुत छोटा होना चाहिए, पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस है ही, ऊपर से आई बहुत छोटा है, तो वो अंडरस्टूड ही है कि वो बहुत पास है प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। अगर तुम ऊपर जाओगे, जैसे तुम ऊपर जाओगे, देखो जरा, जैसे तुम यहाँ आए, तो फिर देखो जरा, आई छोटा नहीं रहेगा, है ना। फिर तुम अगर ड्रॉ करोगे तो फिर तुम्हारा ये बनेगा आई, तो ये तुम्हारा आई स्मॉल नहीं रहा, ये तुम्हारा जो है वो आई बना, है ना।
तो आई तुम्हारा यहाँ पर स्मॉल नहीं रहा। अगर तुम्हारा ये आई है बच्चों तो ये आई तुम्हारा स्मॉल नहीं है, तो ये तुम्हारी जो है वो पैरा एक्सियल रे नहीं है। तो ये पैरा एक्सियल नहीं है, ये पैरा एक्सियल है। और इसको तुम दोनों बातों से बोल सकते हो कि या तो एंगल आई बहुत छोटा हो या प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हो। वो दोनों बातें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री करती हैं, दोनों मतलब एक ही बात है, मतलब कहने के दो अलग अलग तरीके। तीसरा अपर्चर बहुत स्मॉल हो, भाई तुमने बनाई इतना छोटा दिया। अपर्चर ये होता है ना, अब तुम्हारा ये लेट से अपर्चर है यहाँ पर, अब तुम इसको और कम करना चाहते हो तो ये वाला एंड तो यही रहेगा, इसको और पिछले जाओगे और पिछले जाओगे और पिछले जाओगे, तो मिरर छोटा तो चला जाएगा, तो मिरर बिल्कुल इतना ही बच गया। अगर मिरर बच ही इतना गया है तो जाहिर सी बात है जो भी पैरेलल आएगी वो छोटे एंगल पर ही आएगी, क्योंकि ऊपर वाला तो हिस्सा तुमने लिया ही नहीं, ऊपर वाला हिस्सा तुमने तो उड़ाई दी है, सिर्फ इतना हिस्सा लिया है, इतना हिस्सा लिया, सिर्फ यही वाली रे आ सकती है, ऊपर वाली तो रे आएंगी नहीं। तो अपने आप ही तो ये वाली बात बोलो, ये वाली बात बोलो, ये वाली बात बोलो, मतलब उनका एक ही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही पास है, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो रे है। इसको इसी तरीके से बोल सकते हैं, इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि तुमने एक मिरर लिया है, उसका अपर्चर इतना कम है, तो बिल्कुल ऐसा है छोटू सा, तो उस पर जो लाइट आएगी वो जाहिर सी बात है कि हमारी पैरेलल ही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और बहुत पास होगी। पैरेलल तो नहीं, बहुत पास होगी प्रिंसिपल। पैरेलल तो एक अलग कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी में से तीनों में से कोई बात बोल दो, वो तीनों अपने आप ही दोनों बातें, बाकी दोनों बातें सत्य हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारी होती पैरा एक्सियल रेस। तो ये बकवास हमने क्यों की पैरा एक्सियल वाली? बकवास हमने इसलिए की क्योंकि हमारा जो फोकस है वो सिर्फ पैरा एक्सियल रेस के लिए डिफाइन होता है। हमारी कुछ ऐसी कहानी होती है। तुमने क्या पढ़ा था, तुमने बच्चों ने पढ़ा हुआ है, हाँ सर सुनो जरा, तो सर प्रिंसिपल एक्सिस से भी आ रही हो तो भी पैरा एक्सियल होगी, या फिर आई टेंड्स टू जीरो। हाँ मतलब ठीक है, तुम उसको भी प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी तो पैरा एक्सियल नहीं बोलते टेक्निकली, उसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पूछते हैं, लेकिन कोई ऐसे पूछने वाला नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल, मतलब हमें बेसिकली इसका यूज करना है, ठीक है, समझो जरा यूज किया, लेकिन टेक्निकली उसको पैरा एक्सियल नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई फिर, है ना। तो इसका यूज ये है कि तुमने बच्चों ने पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा ये वाली बात, कि अगर तुम्हारा जो लाइट रे पैरेलल आ रही है ना, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरती हैं। सभी ने सुना होगा ये कि जो भी मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही हैं वो परावर्तन के पश्चात जिस पॉइंट से गुजरती है उसको फोकस बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ पैरा एक्सियल रेज ही होती हैं। तो पैरा एक्सियल रेज तुमने यहाँ पे ली, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से गुजरेंगी, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन लेट से जिस पॉइंट से गुजरेंगी, है ना, ये वाली तुम्हारी पैरा एक्सियल रे हो गई, ठीक है। और भी ले लेते हैं, लेट से ये भी ले ली मैंने, ठीक है, लेट से मैंने ये भी ले ली, ठीक है, ये सारी पैरा एक्सियल रेज है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होंगी, एक पॉइंट से पास करेंगी, कहां से पास करेंगी, लेट से यहां से पास कर रही है, ठीक है, ये भी लेट से यहां से पास कर रही है, ठीक है, ये भी लेट से यहां से पास कर रही है, ठीक है, ये भी यहां से पास कर रही है, लेट से ये भी लेट से यहां से पास कर रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये बोलते हैं फोकस। तो तुमने जो सर ये तो आपने वही वाली बात बोली, आपने बकवास कर दी, लेकिन आपने बात तो वही बोली, खोल दे रहा हूं, आपने बात तो वही कर दी है कि भाई जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, जो भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरती है, लेकिन ये सिर्फ पैरा एक्सियल के लिए सत्य है। अगर मैं रेज को ऊपर ले जाऊं, अगर मैं रेज को ऐसे ले जाऊं तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से नहीं गुजरती, ये हो सकता है कि रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट से गुजर रही हूं, ठीक है। फिर और मैं एक रे बना लूं, लेट से ये वाली रे, अगर एंगल सफिशिएंट बड़ा हो तो ऐसा भी हो सकता है कि पोल से ही गुजर जाए। अरे क्या बात कह दी सर आपने, अगर तुम्हारा ऐसा है कुछ, लेट से इसको नहीं कर, कलर चेंज कर लेता हूं, लेट से कोई रे तुम्हारी ऐसी है, ऐसी, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो पोल से ही गुजर जाए रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, ऐसे पोल से भी गुजर सकती है। हालांकि यही तो नहीं गुजरेगी, ये तो कुछ यहां से गुजरेगी मैं जानता हूं, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा इसको और कर्वेचर ले लें तो ऐसा मुमकिन है कि पोल से ही गुजर जाए, ठीक है, वो भी पोल से गुजर जाना भी यहां पर मुमकिन है। तो ये जो बाकी भी पैरेलल एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, लेकिन वो सारी की सारी जो है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से नहीं गुजर रही हैं, अलग अलग पॉइंट से गुजर रही हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ये वाली स्टेटमेंट 9 तक ठीक थी। कौन सी स्टेटमेंट, कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वो
रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजरती हैं उसको फोकस कहते हैं। यहां पे मैं थोड़ा चेंज कर देंगे, पैरा एक्सियल रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से गुजरती हैं उसको हम फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी रेज हो गई है बच्चों, पैरा एक्सियल रेज होगी। अगर रेज ज्यादा ऊपर हो गई तो फिर वो एक पॉइंट से नहीं गुजरती हैं, वो अलग अलग पॉइंट से गुजरती हैं, फिर फोकस डिफाइन ही नहीं होगा। तो पैरा एक्सियल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से गुजरती हैं उसे फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। तो ये हमारा हो गया बेसिकली बच्चों फोकस का डेफिनेशन। फिर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, फोकल लेंथ बेसिकली फोकल दूरी भी जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ को फोकल दूरी कहते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ यानी कि फोकल दूरी बोलते हैं। अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं फोकल दूरी को। ठीक है, एक नॉर्मल रे के लिए निकालेंगे, बाद में उसको पैरा एक्सियल बना देंगे। ठीक है, देखो जरा कैसे करेंगे इसका एक डेरिवेशन देखते हैं, तो इसके बाद हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो इससे खत्म हो जाएगा। बिल्कुल थ्योरेटिकल ही है ये, बिल्कुल थ्योरेटिकल है ये, बिल्कुल थ्योरेटिकल है बच्चों। देखो जरा कैसे, ये मैंने एक मिरर लिया, ये वाला पहला वाला लेक्चर जो इसका थ्योरेटिकल ही है। ठीक है, हाँ अब हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए यहां से। ठीक है, करीब करीब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक रे आ रही है यहाँ पे। हमें वैसे बहुत फायदा होगा ऑनलाइन का एक हिसाब से, क्योंकि हमारे पास कलर बहुत सारे होंगे, तो ऑप्टिक्स में थोड़ा सा कलर ज्यादा हो तो बेहतर रहता है। खैर एनीवेज, ये टकराने के बाद किसी पॉइंट से गुजरेगी। ठीक है, उसी को मैं फोकस बोलता हूँ अगर ये पैरा एक्सियल रेज है, नहीं तो फिर किसी पॉइंट से गुजरेगी। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन कर रहे हैं कि कोई भी एक नॉर्मल रे हो तो वो टकराए तो कहाँ से गुजरती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस मिरर का सेंटर ये बोल देंगे। ठीक है, ये जिसका हिस्सा है, ठीक है, उसका सेंटर ये है। ठीक है, तो ये हम कहेंगे हो जाएगा नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, इसको मैं फोकस बोलता हूं, अगर ये पैरा एक्सियल रेज है, ये मेरा पोल हो गया। ठीक है, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं ऐसे करके, तो ये जो एंगल अगर आई है तो ये भी क्या होगा, आई ही होगा। ठीक है, और ये अगर आई है तो जेड वाले से मैं बोलता हूं कि ये भी आई होगा। तो ये अगर आई है तो जेड वाले अल्टरनेट एंगल्स है, मैं इसको बोलता हूं ये भी आई होगा। ठीक है, अब ये तुम्हारा जो है, लेट से मैंने पॉइंट बोल दिया एम, तो ये एफ एम। अगर मैं इसकी बात करूं एम सी की, एम सी तो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये कितना होगा, एम एफ का कोस आई प्लस में एफ सी का भी कोस आई। और हम यहां पर लिख सकते हैं कि क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन से, ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर। ठीक है, तो इनके जो ऑपोजिट साइड है वो भी बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि ये वाले, इस एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड होगी। ठीक है, ये तो खैर है ही कॉमन, ये तो हमारी बराबर है ही वैसे ही। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोल पाएंगे, एम एफ जो है वो हमारी बराबर होगी एफ सी के। ये मैं बात कहने की कोशिश कर पा रहा हूं, मैं ये वाली बात कह सकता हूं क्या, हाँ, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है। ठीक है, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तीसरा एंगल बराबर हो गया, एक साइड कॉमन होगी, तो दोनों ट्रायंगल ये कॉन्करेंट है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो आई के पास वाली साइड जो है वो एम एफ है, यहाँ पे आई के पास वाली साइड एफ सी है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एम एफ जो है वो एफ सी के बराबर है, क्योंकि ट्रायंगल हमारी कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट। ठीक है, इसको मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम पहले भी देख चुके हैं कॉन्करेंट को, जहां पे सारी दोनों ट्रायंगल की साइड बराबर, सारे एंगल बराबर हो। समपोशी क्या बोलते थे, पता नहीं भूल गया मैं। एक को बोलते हैं समरूप, सिमिलर ट्रायंगल को,
और दूसरी को पता नहीं क्या बोलते थे, खैर जो भी मैथ हिंदी वर्ड हो, तो इसको हम क्या कहते हैं 2FC cos I इज इक्वल टू R। तो यहां से बच्चों मेरा FC निकल करके आ गया है जो कि बनेगा R अपॉन में 2 cos I, ठीक है, R अपॉन में कॉन्ग्रुएंट हुआ ना सर, हाँ कॉन्ग्रुएंट हुआ। अच्छा कॉन्ग्रुएंट होता है क्या, मैंने फिर गलत लिख दिया, अरे मुझे माफ करना भाई, कॉन्करेंट नहीं, ठीक है ठीक है। अच्छा मैंने पहले भी यही गलती की थी मुझे लगा कि मैंने पहले कॉन्ग्रुएंट लिखा था और कॉन्करेंट होता है, अच्छा मैंने पहले भी यही लिखा था ठीक है चलो भाई, मुझे माफ करना इसके लिए। कॉन्ग्रुएंट, मैं स्पेलिंग भी देख लेता हूँ मृदुल से, ये भाई ये बहुत पुराने जमाने हो गए यार, है ना, हाँ ठीक है सॉरी, कॉन्करेंट होता है, कॉन्करेंट लिख दिया मैंने, ठीक है जो भी है ये जीवी होता है। खैर अपना जो फोकल लेंथ है बच्चों वो क्या है, अपना फोकल लेंथ जो है वो है PF। PF को हम क्या लिखेंगे R, है ना, PF को हम लिखेंगे PC माइनस में FC। तो PC मेरा कितना हो गया है, PC मेरा हो गया है R और FC मेरा हो गया R बाय 2 cos I। तो ये मेरा फोकल लेंथ बनता है बच्चों। बट तुम कहोगे सर हमने तो सुना था R बाय 2 होता है। अब हम क्या लिखेंगे, अगर I जो है वो स्मॉल है, करीब करीब 0 है, तो cos I हमारा करीब करीब 1 हो जाएगा और मेरा फोकल लेंथ हो जाएगा R माइनस में R बाय 2, यानी कि R बाय 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। लेकिन हमने ये भी हमने ये भी जान लिया है कि अगर मेरी रेज दूर हो तो वो कहां से गुजरेगी, वो इस इतनी डिस्टेंस से गुजरेगी, ठीक है। यहाँ पे आई का वैल्यू जो मर्जी डालो, आई का वैल्यू 45 डालो तो मालूम पड़ जाएगा कहां से गुजरेगी, ठीक है। लेकिन हमें मेन ये देखना है, तो हमारा यहां से निकल करके आ गया आई का वैल्यू अगर हमने बहुत छोटा पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो कोस आई हमारा 1 हो गया, जिसके कारण हमारा फोकल लेंथ R बाय 2 हो गया। प्रीवियस स्क्रीन दिखा देंगे, तो हमारा जो फोकल लेंथ है बच्चों वो R बाय 2 निकल करके आ गया। एक क्वेश्चन मैं इसके ऊपर लूंगा, ठीक है। उसी बात पे मैं, अगर तुम्हें याद हो तो हमने क्या कर लिया था, हमने ये कर लिया था कि जो फोकल लेंथ होती है वो होती है R माइनस में R बाई 2 कोस थीटा, ये हमारा निकल करके आया था। और अगर थीटा का वैल्यू 0 हो तो हम इसको R बाई 2 लिख सकते हैं। उसी के लिए इसको टेक्निकली फोकस बोलेंगे, नहीं तो फोकस इसको बोलना ही नहीं चाहिए। फिर हम सिर्फ क्या बोलेंगे कि रे जो है वो कहां से पास कर रही है, पोल से कितने डिस्टेंस पे पास कर रही है, ठीक है। फोकस हम कब बोलेंगे, जब थीटा का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होगा। तो क्वेश्चन बच्चों ये है, a ray parallel to principal axis passes through pole after reflection from concave mirror to find angle of incidence। ऐसे लग रहा है देखो कितना अजीब क्वेश्चन है कि वैल्यू निकालने के लिए बोली है और कहीं कोई वैल्यू नहीं दे रखी, हाँ? कहीं कोई वैल्यू नहीं दे रखी, वैल्यू निकालने के लिए दे रखी, लेकिन है हमारे लिए बड़ा ही आसान। तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। कैसे, देखो जरा, ये हमारा मिरर हुआ, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हुई, ये हमारी उसके पैरेलल हुई, और ये पास करती है फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहां लिखेंगे F का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। एक सुपर चैट आई है, 0 डिग्री, गलत जवाब। F का वैल्यू हो गया 0। तो अब आ गया R माइनस में R2 कोस थीटा बोलो या कोस आई बोलो, जो कि ये थीटा ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो R इज इक्वल टू हो गया R बाय 2 कोस थीटा। तो R से R कट गया, तो कोस थीटा का वैल्यू यहां पे हो गया हाफ, ठीक है। अच्छा, उसका जवाब गलत क्यों है वैद्य का, क्योंकि वैद्य ने बोला कि सर 0 डिग्री पहले ही, तो उसका मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं भेज रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भेज रही है ना। तो मैंने बोला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, उसके सुपर इंपोज नहीं, उसपे कोइंसाइड नहीं कर रही है, ठीक है। तो तुमने कोइंसिडेंस वाली भेज दी है, ठीक है, तुम्हारी बात भी ठीक है, वो पोल पे टकराएगी, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो अब तुम जानते हो कि
पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के रे है वो टकराने के बाद पोल से भी गुजर सकती है, फोकस को छोड़ो, अगर उसका एंगल बड़ा होगा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा ये वाला होता है, इसको तुम सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये होता है थीटा, इसी को हम आई भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम पूरे ऑप्टिक्स में कौन सी रेज से काम करेंगे, पैरा एक्सियल रेज। पैरा एक्सियल रेज के लिए एंगल आई बहुत छोटा होता है, वो बहुत ही पास होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो सारी रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही पॉइंट से गुजरती हैं जिसको हम फोकस बोलते हैं। पोल से उसके डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं या फोकल दूरी कहते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सभी को ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं हल्की सी चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन। तो देखो जरा साइन कन्वेंशन हमारा क्या रहेगा बच्चों। साइन कन्वेंशन बड़ा ही आसान है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं। मेरे ख्याल से इसके बारे में ज्यादा डिस्कस कर लिया था इसलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो हमें इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। साइन कन्वेंशन जैसे हम ग्रेविटेशन चैप्टर में बोलते हैं कि जी नीचे पे डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं। देखो सीधी सी बात है, वेक्टर क्वांटिटी अगर तुम्हारी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है ना, वेक्टर क्वांटिटी लेट्स से सिर्फ हमने जो क्वेश्चन लिया इसमें वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, लेट्स से एक्स में ही है, तो वहां पे हमें वेक्टर में जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा प्लस आई कैप माइनस आई कैप से काम चला सकते हैं। सेम सॉर्ट ऑफ कुछ कहानी यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी हमें जो एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव बनाना है, एक डायरेक्शन को नेगेटिव बनाना है, ठीक है। वहां से देखो अगर सपोज करो मैंने तुम्हें ये बोला कि तुमने किसी h हाइट से किसी पार्टिकल को फेंक दिया, ठीक है, बताओ जो ग्राउंड पे जाएगा इसका वेलोसिटी कितना होगा। अब एक बच्चा सपोज करो हाइट का वैल्यू मैंने तुम्हें दे दिया, लेट्स से हाइट का वैल्यू दे दिया मैंने 20, तो तुम बोलोगे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। तो 2 का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 20, तो ये बन गया 400 यानी कि 20। अब कोई बोलेगा मैंने इसको नेगेटिव लिया, तो सर मेरा आंसर आया -20। कोई बोलेगा मैंने इसको पॉजिटिव लिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया +20। अब कौन सा जवाब करेक्ट है, दोनों जवाब करेक्ट है, जो कि यहां पर पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है नीचे की ओर और इसका जवाब पॉजिटिव यानी कि वेलोसिटी 20 नीचे की ओर है। यहाँ पे नीचे वाली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव से, तो यानी कि 20 तुम्हारा -20 है, मतलब नेगेटिव यानी कि नीचे की तरफ है। तो दोनों ही एक ही बात बोल रहे हैं कि 20 वेलोसिटी और नीचे की तरफ है, ठीक है। हाँ वैल्यू देखने में अलग अलग आ रही है, तो सेम कहानी यहाँ पर ऑप्टिक्स में भी होगी। कभी भी आंसर ऐसा नहीं रहेगा कि सपोज करो मैं तुमसे ये पूछूंगा कि ऑब्जेक्ट, तुमने थोड़ा पढ़ाई होगा मिरर फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/f 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो कभी भी तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि u का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा, तो ऐसा आएगा इसमें 5 इन फ्रंट ऑफ मिरर, 5 बैक ऑफ द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर ऐसे बोल देंगे, ठीक है। कभी ऐसे नहीं बोलेंगे +5 -5, ऐसे ऑप्शंस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कैसे रहेंगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, इस तरह के ऑप्शंस रहेंगे रेदर देन +-। तो इट डजंट मैटर कि तुम साइन कन्वेंशन क्या लोगे, ठीक है, जो भी तुम साइन कन्वेंशन लो तुम्हारा आंसर उसके अकॉर्डिंग +- आ सकता है, लेकिन दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करेगा, अलग अलग बातों को रिप्रेजेंट यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। बात यहाँ पर एक ही रिप्रेजेंट हो रही होगी, जैसे यहाँ पर एक ही हो रही है। दोनों क्या बोल रहे हैं कि 20 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, तो वहां पर भी क्या होगा, चाहे +5 हो चाहे -5 हो, लेकिन दोनों एक ही बात बोल रहे होंगे, चाहे फ्रंट ऑफ मिरर बोल रहे हो चाहे बैक ऑफ द मिरर बोल रहे हो, ठीक है। वैसे हम नॉर्मली साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं ऑप्टिक्स के अंदर, वो मैं तुम्हें बता दूं। तो साइन कन्वेंशन हम जनरली लेते हैं बच्चों, मिरर के सामने वालों को नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। इसमें देखो बकवास तो बहुत एनसीईआरटी में बहुत लंबी चौड़ी बकवास दी रहती है इसके अंदर, ठीक है, बहुत ही कोई मायने नहीं है उसके, ठीक है। हालांकि मैं बता दूंगा वो क्या कन्वेंशन है, हम भी उसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे टेक्निकली, लेकिन पहले मैं अपने सिंपल शब्दों में समझा दूं तुम्हें कि ये तुम्हारा लेट्स से मिरर है, ठीक है। तो सारी जितनी, पहले मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, फिर मैं एनसीईआरटी की भाषा में समझा दूंगा, ठीक है, कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका मतलब ये निकल गया जो मैं तुम्हें बता रहा हूं सीधा डायरेक्टली। वो बोल रहा है ऊपर वाले प्रिंसिपल एक्सिस से जितने भी ऊपर डिस्टेंस है उनको हम लेंगे पॉजिटिव, ठीक है, अंडरस्टूड है। जितने भी नीचे हैं उसको हम लेंगे नेगेटिव, ठीक है, मतलब फेयर है, मतलब ऊपर वाले को आमतौर पर पॉजिटिव बोलने का मन करता है, जो लोग ऊपर जा रहे हैं, जो लोग नीचे जा रहे हैं। हालांकि अगर मर करके ऊपर जा रहे हैं तो नहीं बोलते पॉजिटिव, लेकिन फिर भी खैर, तो अगर तुम्हारी तरक्की हो रही, तुम ऊपर जा रहे हो, है ना, तो फिर पॉजिटिव माना जाता है उसको, तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। फ्रंट में हम इधर वाले सारे डिस्टेंस को लेंगे नेगेटिव। ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर x नेगेटिव होता है, अगर तुम मिरर को ऐसे ले लोगे तब भी हम इधर वालों को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि x नेगेटिव इसलिए नेगेटिव लिया, नहीं, फ्रंट वालों को नेगेटिव लेंगे और इधर वालों को लेंगे पॉजिटिव। क्या सर मैं उल्टा नहीं कर सकता, क्या मैं इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव नहीं मान सकता, मान सकते हो। क्या मैं इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव नहीं मान सकता, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आमतौर पर हम ये कन्वेंशन लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी ये बोलती है, एनसीईआरटी अगर तुम्हें साइन कन्वेंशन बताऊं तो तुम्हें बात समझ में आ जाएगी।
ठीक है। बाकी एनसीईआरटी वाली बात का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, तुम जो मर्जी साइन कन्वेंशन लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी ये बोलती है कि सारे डिस्टेंसेस, ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड, हमारे हिसाब से मैयर्ड बोलते हैं, मैयर्ड पता नहीं मैयर्ड क्या, विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक है, तो सारे डिस्टेंसेस को तुम्हें पोल से ही मेजर करना शुरू करना है। क्या मतलब समझाऊंगा। तो हमारे बोलेंगे डिस्टेंसेस, जो भी डिस्टेंस इन सेम डायरेक्शन एज इंसिडेंट रे, एज इंसिडेंट रे, उनको हम बोलेंगे पॉजिटिव। और डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस है इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, उनको हम बोलेंगे नेगेटिव। ठीक है, अब मतलब समझो जरा, कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, अब भाई ये डिस्टेंस तुम जानते हो, इसको मैं ऐसे भी तो नाप सकता हूं। अच्छा, पहली बात तो मैं तुम्हें ये क्लियरफाई कर दूं, जो इंसिडेंट रे हैं वो हमेशा कैसे आएंगी, वो ऐसे आएंगी, चाहे ऐसे आए, मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेस पे आएंगी ना, तो इधर से ही आएंगी, इधर से नहीं आ सकती। इधर से आएंगी तो वो सिल्वर्ड सरफेस पे गिरेंगी, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होंगी, वो जो भी होगा उसका होगा। ठीक है, तो हमेशा ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये रहेगा। तो ये तुम्हारा डायरेक्शन जो है, अगर मिरर ऐसा होता तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये रहता, अगर ऐसा है तो ऐसा, अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे रहेगा। ठीक है, खैर, तो इंसिडेंट रे का तुम्हारा डायरेक्शन हो गया। इनको मैं हटा देता हूँ येलो वाली को। तो ये तुम्हारा जो डायरेक्शन है ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा लाइन अच्छा खींच दूं। ठीक है, देखो ये हम यहां पर बोलेंगे कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब अगर तुम्हारा कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस को तुम ऐसे भी मेजर कर सकते हो, ऐसे ही मेजर करते हो, तो तुम्हें हमेशा जो है विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी हमेशा तुम्हें पोल से शुरू करना है। तो इधर जाना है तो भी पोल से, पहला पॉइंट तुम्हारा कौन सा होगा, पोल, उसके बाद जाओ जहां जाना है। तो मैं इसको नहीं चूज करूंगा, ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है कि मैंने पोल से शुरू किया और मैं ऐसे गया। तो बताओ ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं, इसलिए मैं इसको क्या लेता हूं, नेगेटिव लेता हूं। अगर कोई चीज यहां पर रखी हुई है, लेट्स से इमेज तुम्हारा यहां पर बन रहा है, मे बी ऑब्जेक्ट भी यहां पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बताऊंगा बाद में। तो पोल से शुरू किया इधर की तरफ, तो ये हमने इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नापा, तो क्या आया, पॉजिटिव। ये क्या आया, नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए मैंने समरी सीधी बोल दी है, फ्रंट वाला नेगेटिव, पीछे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। क्या मैं इसके उल्टा नहीं ले सकता, ले सकते हो, कोई झंझट नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी इसको फॉलो करती है, तुम जानते हो कि तुम ये वाला काम नहीं करोगे कि एनसीईआरटी एग्जांपल करो, तुम खुद का साइन कन्वेंशन लोगे, तुम चाहोगे तुम्हारे आंसर एनसीईआरटी मैच करें, है ना, एटलीस्ट कोई गलती हो तुम देख पाओगे एनसीईआरटी में तुमने क्या गलती की। या हम चाहते हैं कि हम क्यों, जब हम दोनों में से हम कोई भी चीज मानते हैं, तो क्यों ना हम वही चीज मान लें जो एनसीईआरटी भी फॉलो कर रही है, या जो नॉर्मली सारे ही फॉलो करते हैं। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि मिरर के फ्रंट में जो भी है वो नेगेटिव, मिरर के पीछे जो रखा है वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव। लेकिन चाहे तो हम उल्टा भी ले सकते हैं, एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कन्वेंशन है, ये मानी गई बात है। ठीक है, खैर, ये तुम्हें समझ में आ गया है साइन कन्वेंशन इसका। ठीक है, अब यहां पर हम जो है वो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का जो है वो डेरिवेशन करेंगे, लेकिन उस डेरिवेशन को करने से पहले हम कुछ फंडामेंटल रेज को डिस्कस कर लेते हैं, जो तुमने 10th क्लास में भी डिस्कस की होंगी। ठीक है, फ्यू फंडामेंटल रेज। तो आज का लेक्चर भी तुम्हारा करीब करीब थ्योरेटिकल ही जाएगा। ठीक है, फ्यू फंडामेंटल रेज। ठीक है, सबसे जो फंडामेंटल जो फॉर्मूला है वो तो यही है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। उसी के आधार पर हमने यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो है वो पहले से निकाल कर रखी हैं। तो फंडामेंटल रेज, फंडामेंटल रेज, सिर्फ मेंटल नहीं पढ़ना, फंडा भी था आगे, फंडामेंटल रेज। ठीक है, तो इसमें कुछ रेज ऐसी हैं जो बड़ी कॉमन है, जितने भी हम डेरिवेशन करेंगे उनमें हम जो है वो जिन रेज का इस्तेमाल करेंगे वो इन्हीं में से कोई रेज होगी। ठीक है, तो पहली जो फंडामेंटल रे है वो ये है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी,
वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगी, फोकस से पास होगी। सभी को मालूम है? जी सर मालूम है, ये तो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चाहे कौन सा ही मिरर हो, इट डजेंट मैटर कि कनकेव मिरर है या कन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कन्वेक्स, कॉन्वेक्स, जो भी मिरर है, इट डजेंट मैटर। अगर ये रे पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू अ पॉइंट विच इज नोन एज फोकस। अगर मैं इसको ऐसे ले लूंगा तो भी इट डजेंट मैटर। तो अगर ये तुम्हारी रे कुछ ऐसे है तो ये ऐसे आएगी और ये डाइवर्ज करेगी ऐसे, तो हमें ये जहां से पास होती हुई नजर आएगी उस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे, ठीक है। तो इसका फोकस इधर होता है, इसका फोकस इधर होता है, तो इसमें तो पास कर ही जाएगी, लिटरली इसमें अपीयर होगी पास करती हुई, ठीक है। लेकिन हम बोलते हैं फोकस से वो गुजरेगी, फोकस से हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं सोटो, ठीक है। खैर, सेकंड, एक रे जो सेंटर से गुजरेगी वो अनडेविएटेड वापस आ जाएगी, वो उसी ट्रैक पे वापस आ जाएगी। सर हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भूल रहे हो? नहीं, हिंदी वालों को भूल नहीं रहा मैं। रे यानी कि किरण, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से पास करेगी यानी फोकस से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के पश्चात, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम नहीं जानते हो, ठीक है। फंडामेंटल रेज को तुम बोलोगे तो फंडामेंटल की तो हिंदी मुझे भी नहीं आती इतना फंडामेंटल, ठीक है। तो मतलब जो चार जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट किरणें, देखो मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं कि हिंदी, हाँ आज तुमने देखे होंगे कि ये तो तुम समझो, इसको तो मैंने बोल दिया था, हालांकि मैंने मुझे लिख भी देना चाहिए था, इसको तो मैंने बोल दिया था कि चिन्ह परिपाटी कहते हैं इसको। इसी बात को तुम समझो कि मैं सारे तुम्हें टेक्निकल वर्ड बता रहा हूं, है ना। लेकिन अब इसको क्या बोलें, ऑल डिस्टेंस इज मेजर्ड विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, ध्रुव से सारी दूरियां नापी जाएंगी। डिस्टेंस जो है वो जो आपतित किरण, इंसिडेंट रे को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपतित किरण, ठीक है, और भी कर देंगे। तो जो आपतित किरण की दिशा में जो डिस्टेंसेस होंगे वो धनात्मक होंगे, जो उल्टे होंगे वो ऋणात्मक होंगे। तो इसमें कुछ भी नया वर्ड ऐसा नहीं आया है, तभी मैं कह रहा हूं तुम्हें कि ये इंग्लिश तुम भी समझ सकते हो, नहीं समझ सकते? ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो सारी दूरियां जो है वो पोल से नापी जाएंगी। ये समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते, पता नहीं, मे भी एक आधे लोग ना समझ पा रहे हो, ठीक है। तो वो तुम लिख देना, तो इसके लिए तुम्हें मैंने बोला है। अब तुम क्या करोगे, मैं बताता हूं, एक मिनट रुको जरा। दूसरा फंडामेंटल रे हमारा हो गया है कि अगर हमारा सेंटर पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है या सेंटर से गुजरती है, इंसिडेंट बाद में कर लेंगे, पोल पे करेंगे इंसिडेंट। अगर सेंटर से कोई लाइट गुजरती है तो वो अनडेविएटेड वापस आ जाएगी, यानी अपना पाथ रिट्रेस करेगी, ठीक है। तो सेंटर से गुजरने वाली, सेंटर कौन सा है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, जो जिस स्फीयर का वो सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर से गुजरने वाली, सेंटर पोल नहीं, ध्यान रखना, गुजरने लिखा है, सेंटर से गुजरने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये तो आफ्टर, ए आर क्या है? आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। आफ्टर, अब तो हिंदी इंग्लिश नहीं रही, आफ्टर रिफ्लेक्शन वापिस उसी पाथ पर लौट आती है, वापिस उसी पाथ पर लौट आती है, उसी पाथ यानी कि पथ पर लौटा आती है, लौट आती है, लौटा नहीं। खैर, अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे तुम्हारा ये मिरर हो गया है, ये सेंटर ही होगा, तो कोई अगर तुम्हारी रे ऐसे आ रही है, वो वैसे ही वापस लौटाएगी। क्यों लौटाएगी? क्योंकि यही तुम्हारा नॉर्मल भी है। तो इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण भी यही, और अभिलंब यानी कि नॉर्मल भी यही। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, तो उसी वाली पाथ पे वापस लौटाई। दिस इज एज गुड एज कि तुम्हारा प्लेन मिरर है और तुमने ऐसे रे भेज दी, तो अगर ऐसे रे भेज दी तो यही नॉर्मल है और यही तुम्हारी इंसिडेंट रे है, तो एंगल जीरो हो गया। एंगल 90 नहीं हुआ, ध्यान रखिए, एंगल हम लेते हैं नॉर्मल से, एंगल कितना हो? जीरो, तो आर भी जीरो होगा, तो ऐसे ही ऐसे वापस लौटाएगी। सेम कहानी यहाँ पर है। इसका नॉर्मल क्या होता है भाई? एक सर्कल में, एक स्फीयर में नॉर्मल क्या होता है? रेडियस से ज्वाइन कर दो, सेंटर से ज्वाइन कर दो सरफेस को, तो ये सारे क्या है? नॉर्मल है। तो जो भी सेंटर से जो आ रही है और जो मिरर पे टकरा रही है, तो वो नॉर्मली टकरा रही है, नॉर्मली टकरा रही है, तो आई जीरो हो गया, आई जीरो हो गया, तो आर भी जीरो हो गया, ठीक है। चाहे इसका वाला केस ले लो, चाहे इसके वाला केस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
इट डजंट इवन मैटर। तो सर क्या हो गया, बीच में दौरे पड़ रहे हैं क्या आपको? तो ये सेंटर हो गया हमारा, ठीक है। तो रे कोई ऐसे होता है, ऐसे आ रही हो, जो कि यहां से गुजरनी थी लेकिन बेचारी गुजर नहीं पाई, तो वापस लौट जाएगी। गुजरती तो यहीं से ना, तो है तो अभी भी ये नॉर्मली, तो यहाँ पर भी वापस लौट आएगी, ठीक है। ये तुम्हारा कन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण, और ये कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण, ठीक है। ये तुम्हारी दो रे होगी। अब चले तीसरी की ओर, समझ में आ रहा है सभी को? चलो थर्ड की ओर चलते हैं। ठीक है, थर्ड रे यहां पर, थर्ड रे तुम्हारी हम ये कहेंगे कि जो फोकस से गुजरती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। फोकस से गुजरने वाली हवा, बता मेरा इतना सा काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा। चलो, फोकस से गुजरने वाली आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, कैसे देखो जरा, ये तुम्हारा मिरर हुआ भाई, ये तुम्हारी यहां पर रे आई, कैसे, ये फोकस था, यहां से गुजरती हुई रे आई, एक थोड़ा ये कलर में भी ये दिखेगा इसमें ऐसे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये लाइट का रिवर्सिबिलिटी का लॉ भी होता है कि लाइट को अगर तुम रिवर्स कर दो तो जिस पाथ पे आई है उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। तो अगर सपोज तुम्हारी लाइट यहां से आई है तो पैरेलल आई है तो पास करेगी फोकस से, तो अगर उल्टा कर दें तो फोकस से पास करी तो फिर दोबारा पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इसको लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वहां से हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। खैर, अगला फोर्थ जो रे है, पोल पर गिरने वाली उसी एंगल पर वापस लौट जाएगी। भाई उसी एंगल पर सारे लौटते हैं, उसी एंगल मतलब अगर आई 30 डिग्री है तो आर 30 डिग्री ही होगा, ये तो रिफ्लेक्शन का रूल है। लेट अलोन स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर को छोड़ो, चाहे प्लेन हो स्फेरिकल जैसा मर्जी हो, आई आर होगा, ये तो रिफ्लेक्शन का नियम है, ठीक है। तो ये तो हमेशा ही लगेगा, लेकिन इसमें जब लगता है तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम पोल, चौथा है अपना रिफ्लेक्शन फ्रॉम पोल। अब इसमें कुछ खास नहीं है लेकिन बड़ा ही अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल हो जाती है। जैसे कैसे, देखो जरा, अच्छा इसके लिए मैं वो बनाऊं कन्वेक्स मिरर वाला, ये फोकस हो गया। जो लाइट रे तुम्हारी यहां से गुजरती, गुजरी नहीं गुजरती, तो वो पैरेलल हो जाती ऐसे, ठीक है। खैर, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर में क्या होगा, ये दिखने में बड़ी अच्छी लगेगी भाई। कैसे? हालांकि है इसमें कुछ भी नहीं, आई इज इक्वल टू आर है इसमें। अगर तुम पूछो खास क्या है, कुछ नहीं, आई इज इक्वल टू आर इसमें भी है, यहाँ पे सेंटर होगा ना, इसमें भी आई इज इक्वल टू आर है। ऐसा थोड़ी आई इज इक्वल टू आर नहीं है, इसमें भी है, यहाँ पे सेंटर होगा तो कुछ ऐसा बनेगा। तो आई इज इक्वल टू आर तो हर में ही है। सर इसमें खास क्या है? ये दिखने में अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो नॉर्मल है वो प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अगर कोई लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है ऐसे, तो इसका नॉर्मल ये, तो ये जितने एंगल पर आएगी, ये थीटा पर आएगी, वो थीटा पर ही मुड़ जाएगी। क्या बाकी नहीं मुड़ेंगी? बाकी भी मुड़ेंगी, लेकिन वो इतनी अच्छी सुंदर नहीं लगती जितनी सुंदर ये लगती है, ठीक है। जैसे ये भी जितने एंगल पर आ रही है उतनी एंगल पर मुड़ रही है, लेकिन यहाँ के एंगल अच्छे नहीं है क्योंकि यहाँ का नॉर्मल अच्छा नहीं है। यहाँ का नॉर्मल बड़ा अच्छा है। नॉर्मल क्या? प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल है, ठीक है। तो ये चार हम रेज जो हैं वो यूज करेंगे कभी भी अगर हमें कोई भी डेरिवेशन करना हो, चाहे हमें कभी भी कोई डायग्राम बनाना हो, तो हम इन्हीं चारों का जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे अब हम कुछ स्टैंडर्ड इमेजेस जानते हैं जो कहां कहां होते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि करके। तो वो कहां कहां बनते हैं कुछ स्टैंडर्ड इमेजेस, तुम जानते होगे, तुमने 10th क्लास में बना रखे होंगे, तो मैं हल्का सा तुम्हें एक बार रिवाइज करा दूं कि कहां कहां बनते हैं, ठीक है। तो पहले मैं कर रहा हूं कनकेव मिरर के लिए, है ना, तो ऐसे, ठीक है। इसमें मुझे क्या क्या लिखना है, यू लिखना है, वी लिखना है, इतनी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। थोड़ा सा रुको जरा एक बार, थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते, मेरे ख्याल से इतनी चीजें आ जानी चाहिए, ठीक है। इतने बड़े की जरूरत नहीं है, मैं भी ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, चलो
तो ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुछ पहला हम यहाँ पर कॉलम बना देते हैं अपना कि हम उसमें क्या क्या लिखने वाले हैं। तो हम लिखने वाले हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो इमेज जो है वो कितनी दूर बनेगा, और इमेज का जो नेचर है वो कैसा होगा, और मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो ये सब चीजें हम लिखने वाले हैं। तो क्या करके शुरू करते हैं। तो हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, इमेज कितनी दूरी पर बनेगा, इमेज यानी कि प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब। ठीक है सर, आप व्हाइट स्क्रीन क्यों नहीं यूज करते हो? क्योंकि वो आंखों में चमकती है ऐसे, मतलब मेरे आंखों में ऐसे चुभती है वो। बाकी भी लाइट कलर कहाँ यूज करते हैं, जैसे और भी लाइट कलर बहुत हैं, ये ग्रीन, जैसे अब अगर मैं तुम्हें ये कलर यूज करके दिखा दूं तो तुम क्या छोड़ करके भाग नहीं जाओगे? कौन सा, ये वाला, कैसे आंखों में ये मतलब आंखें बंद कर दे रहा है ना, तो इसलिए नहीं यूज करते। व्हाइट भी चुभती है, ये ब्लैक थोड़ी कम चुभती है आंखों में। ब्लैक और व्हाइट दो ऐसी स्क्रीन हैं जिसपे सारे कलर्स अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो व्हाइट आंखों में चुभती है, आंखों में चुभती नहीं है। ठीक है, बाकी कभी कभी ग्रीन में इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि वो भी अच्छी है और उसमें वो थोड़ा फॉर अ चेंज है ना, थोड़ा सा, नहीं तो बोरियत हो जाती है। ठीक है, हर चीज से ही बोरियत होती है, तो थोड़ा पैटर्न चेंज करने के लिए ले लेते हैं। अगला यहाँ पर हो गया हमारा प्रॉपर्टीज या नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, तो गुण धर्म, जो इमेज का जो गुण धर्म है या स्वभाव है वो क्या होगा। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज। में बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन टेक्निकल टर्म आ गया, इसको हिंदी में कहेंगे आवर्धन। आवर्धन ये क्या होता है, हम देखेंगे इसको, तुमने पढ़ा होगा, ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर इमेज बड़ा बना है तो मैग्निफिकेशन एक से बड़ा होता है, अगर इमेज छोटा बना है तो मैग्निफिकेशन एक से छोटा होता है, और अगर इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर बना है तो मैग्निफिकेशन 1 होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी इसको डिटेल में करेंगे, कल हम फॉर्मूला वगैरह करेंगे। आज मैं थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन और निपटा लेता हूँ। ये तुमने पढ़ा हुआ है, सब तुमने कहाँ पढ़ा हुआ है, ये तुमने पढ़ा है 9th क्लास में। ठीक है, तो पहले में ऑब्जेक्ट तुम्हारा हो गया लेट से बिटवीन, ये कलर तो अच्छा नहीं है, लेट से टेक दिस, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2f के बीच में हो तो इमेज कहां बनता है, इंफिनिटी के लिए बनता है फोकस पे और 2f के लिए बनता है 2f पे, तो f और 2f के बीच में बनता है। ठीक है, ये सारी बातें किसके लिए हैं, ये सारी बातें हैं कनकेव मिरर के लिए। किसके लिए हैं ये, अवतल दर्पण के लिए, कनकेव मिरर, और साथ में एक और बात, रियल ऑब्जेक्ट। इसको भी मैं अगर यहां पे देखा हूं, कनकेव मिरर और रियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्चुअल क्या होगी सब डिस्कस करेंगे, टेंशन मतलब। तो ये तुमने सब पढ़ा हुआ है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं। तो इमेज कहां बनती है, तुम्हारी f और 2f के बीच में। और इमेज कैसी बनती है, इमेज बनती है रियल, वास्तविक होती है। ठीक है, इन सारों बता दूंगा मैं कि रियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक होती है। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनती है, और स्मॉल बनती है यानी कि छोटी बनती है। स्मॉल को स्मॉल लिख सकते हो, डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो डिमिनिश्ड लिखोगे यानी कि छोटी बनती है। ठीक है, अगर छोटी बनती है तो फिर मैग्निफिकेशन हो जाएगा हमारा लेस देन 1। ठीक है, अगला हम यहां पे लिखेंगे अगर 2f पर हो। ठीक है, तो इसको मैं यहां पर बंद कर देता हूं। अगर तुम्हारा ये भी अच्छा नहीं दिख रहा, येलो ज्यादा अच्छा दिखे, तुम्हारा जो है वो 2f पर हो ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी बनता है 2f पर। इमेज वास्तविक ही होता है, रियल ही होता है, उल्टा बनता है, और सेम साइज का होता है। तो जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज भी होता है, तो m का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, ये तुमने पढ़ा हुआ है ना, सभी को याद होगा ये, मुझे तो याद था 10th क्लास में, और जब मैं 12th में आया तभी मुझे मालूम था। हाँ, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सा मैं मतलब ब्रशअप करने जो थी, लेकिन मुझे मोस्टली याद था। ठीक है, थर्ड, जब 2f से f के बीच में होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनेगा, 2f के लिए 2f और f के लिए इंफिनिटी।
इमेज रियल बनता है, अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको करेंगे, ठीक है। तुम चाहो तो डायग्राम से भी कर सकते हैं, चाहो तो मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। इन्वर्टेड और बड़ा बनता है तो मैग्नीफाइड या बिगर, ठीक है, बिगर। छोटे के लिए मैग्नीफाइड लंबा होता है, तो एम जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। अगला देखो जरा, अगर हमारा एफ पर हो, मेरे गांव जा, और कलर दूसरा आ गया, मेरी बूढ़ी माँ को सलाम दे, अगर एफ पे बनेगा तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हो इन्फिनिटी पे, तो एफ पे बनता है, ठीक है। और इसका तो रियल वर्चुअल कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि दोनों जगह ही बनता है ये, ठीक है। और ये हम लिखेंगे वेरी इनफाइनाइटली लार्ज, और कुछ भी नहीं बोलेंगे इसमें, इनफाइनाइटली लार्ज। और एम जो है वो इसमें इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका आमतौर पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलो अगला, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोल और फोकस के अगर बीच में हो तो इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर, यानी कि वर्चुअल। और इमेज होता है वर्चुअल यानी कि आभासी। वर्चुअल का टेक्निकल वर्ड क्या है? आभासी। इरेक्ट यानी कि सीधा बनता है, जैसा ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है। अच्छा, इन्वर्टेड का मतलब क्या है? इन्वर्टेड का मतलब ये नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, इन्वर्टेड का मतलब है ऑब्जेक्ट जैसा रखा है उसके उल्टा, ठीक है। आधे लोग सोचते हैं इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, नहीं। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इमेज नीचे, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो इमेज ऊपर, यानी उसको उल्टा कर देता है। इन्वर्ट मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है उसको उल्टा कर देगा वो, ठीक है। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था तो उसको नीचे कर देगा, अगर नीचे था तो ऊपर कर देगा, ठीक है। इरेक्ट मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज भी रहेगा, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, ठीक है, बिगर, बड़ा बनता है। एम यहां पर रहता है ग्रेटर देन 1, ठीक है। एक चीज मैं तुम्हें और बोल दूं, जब रियल ऑब्जेक्ट हो और रियल ही इमेज हो तो तुम्हारा जो मैग्निफिकेशन है वो हमारा नेगेटिव बनता है, और नहीं तो हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बनता है। ये मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, बाद में तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ नेगेटिव ना, मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। जब इन्वर्ट हो रहा है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, चलो इतना ध्यान रख लो। इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। यहां पर भी नेगेटिव, इन्वर्ट हो रहा है तो नेगेटिव, क्योंकि अगर अगर इन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब क्या है? दोनों उल्टे हैं, तो अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। इरेक्ट में मतलब क्या है? या तो दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव है, तो रेशियो जो है वो पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पर हमेशा एम का वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव, और इसका तो क्या ही लिखें, और यहाँ पर एम जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो तुम चाहो तो ये भी ब्रैकेट में डाल सकते हो, ठीक है। ये हमने किसके लिए लिख दिया बच्चों? ये हमने लिख दिया है कनकेव मिरर के लिए। कब? जब ऑब्जेक्ट रियल होगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इमेज बना करके दिखा सकता हूं एक आधा, ठीक है। कोई एक बनाऊं? चलो एक बना देता हूं, ये बना देता हूं जो ऑब्जेक्ट 2f से f के बीच में, ठीक है। इसका इमेज बनाता हूं, दिखाता हूं। तुमने किए होंगे पहले, देखो अब जरा तुम्हें कैसा नजर आएगा। ये इतना चमक रहा है पूरी बुरी तरह से। तो ये हमारा एक जो है, पता नहीं तुम देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे, मेरी तो आंखें फूट रही है, लेकिन मैं तुम्हें इसी में काम करके दिखाऊंगा आज। सर हमारी भी क्यों फोड़ रहे हो? आपकी तो शादी होगी, सारे काम हो गए, अब हमें तो दुनिया देखनी बाकी है। कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखो, तो यहां पर हमारा ये हो गया फोकस, ये हो गया 2f लेट से। तो ऑब्जेक्ट हमने रखा है 2f से पहले, तो एक रे भेज दी ऐसी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी? फोकस से, तो गुजर गई ऐसे। एक रे हमने भेज दी यहां पर, जितने एंगल पे गई उतनी एंगल पर वापस आ गई। ले भाई, गुड़ गोबर कर दिया। चलो दोबारा से करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा है, थोड़ा और दूर ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को ना, ताकि कोई दिक्कत ना आए। अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, थोड़ा सा और दूर ले जाते हैं, फिर दिक्कत नहीं आएगी। सॉरी, मैं अंदर तो नहीं हो जाऊंगा इन 2 मिनट के अंदर। संभाल अपने आप को, संभाल।
तो देखो भाई हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ ऐसे है। अब दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। ये तुमने रे भेजी, ये यहां से गुजरी, फोकस से गुजरी। दूसरी तुमने रे भेजी ऐसे, और वो ऐसे आई, है ना। और ये हमारा बन गया इमेज। तो अगर तुम इस इमेज को देखो, ये HO है, ये HI है, तो ये छोटा बन रहा है, क्योंकि सामने है तो रियल भी है और उल्टा भी बन रहा है। तो यही तो खूबियां थी। जब 2F से F के बीच में रखोगे तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ऑब्जेक्ट को जब तुम 2F से पीछे, सॉरी, है ना, मैंने पहले वाला केस कर दिया। ऑब्जेक्ट को जब तुम 2F से इन्फिनिटी के बीच में रखोगे तो इमेज रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, स्मॉल बनेगा। तो यही हमने यहाँ पर बनाया। ऑब्जेक्ट जो है तुम्हारा 2F से पीछे है, तो इमेज जो है वो वास्तविक बना है क्योंकि सामने है, उल्टा बना है और छोटा भी बना है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब कई लोग ये भी बोलेंगे, सर आपने इमेज यहां क्यों नहीं बनाया? भाई इमेज बनता है जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है। तो ये कोई रिफ्लेक्टेड रे है तुम्हारी? ये क्या है? इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट को रिफ्लेक्टेड से मिलाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। कई लोग बोलेंगे चलो ठीक है रिफ्लेक्टेड नहीं है तो ऑब्जेक्ट ले लो यहाँ पे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्यों लिया? ये भी तो ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं भाई, ये एक रे इंसिडेंट हो गई, एक रे रिफ्लेक्टेड होगी, तो ये जहां मिलेगी वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जहां दोनों इंसिडेंट रेज मिलेंगी, ये दोनों इंसिडेंट रे खट 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 जहां मिलेंगी ऑब्जेक्ट हो गया। ये दोनों तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, ये जहां मिलेंगी वहां पे इमेज आ गया, ठीक है। लेकिन इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड को मिलाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। खैर, कनकेव मिरर का तो हमने देख लिया पूरा पूरा चार्ट। अब हम कॉन्वेक्स मिरर का भी चार्ट देख लेते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही बात आएगी कॉन्वेक्स मिरर वाले में, ठीक है। कौन सी बात आएगी देखो जरा। तो कॉन्वेक्स मिरर में आएगा हमारा कलर, लेट्स सिलेक्ट अ बेटर कलर। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आएगा हमारा कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमने कहां रखा, कहीं भी, अगर बस रियल ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमने कहां रख दिया? इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी कि कहीं भी रखो, इन फ्रंट ऑफ मिरर, डजंट मैटर, ठीक है। तो क्योंकि इसमें एक ही है तो फिर मैं ज्यादा टेबल वेबल बना नहीं रहा हूं, इसकी हल्का सा बना देता हूं, घटिया सा, ठीक है। तो जो इमेज है सॉरी, सॉरी, जो इमेज है वो मेरा बन जाएगा बिहाइंड द मिरर। मतलब इसमें हमेशा ही रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बनता है बिहाइंड मिरर। जो नेचर है, क्योंकि यहां पर हम देखेंगे तो नेचर हमारा बनेगा, कुछ आया है कोई कमेंट किसी का, सर स्मार्ट इमेज का प्रयोग करो। स्मार्ट इमेज ये क्या होती है? स्मार्ट इमेज क्या होती है? लाइन बना लो। अरे सिर्फ एक ही है ना, इसलिए नहीं बना रहा हूं। उसका तो किया था स्मार्ट इमेज का, अब एक ही है, इसमें क्या फिर बनाए, मतलब एक ही खाना है तो टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं दिया सच। तो नेचर हमारा होगा, इमेज हमारा बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनेगा। डिमिनिश्ड यानी कि छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड, ठीक है। स्पेलिंग होपफुली करेक्ट हो। एम का वैल्यू फिर जो है मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन, वो हमारा होगा लेस देन 1 और वो हमारा होगा पॉजिटिव, ठीक है। मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा क्या कहानी है। ये हमारा कॉन्वेक्स। तो कनकेव के हमने जो है वो बना लिए। कनकेव के हमारे क्या थे, बहुत ढेर सारे आए हैं। इन्फिनिटी से 2F के बीच में रखोगे तो इमेज 2F से F के बीच में आएगा, 2F पे रखोगे तो 2F पे आएगा, 2F से F के बीच में रखोगे तो 2F से पीछे बनेगा, F से पोल के बीच में रखोगे तो बिहाइंड द मिरर बनेगा और बड़ा बनता है। यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि अगर फ्रंट में रखा तो यहाँ पर जो है वो पीछे इमेज बन जाता है। हमेशा रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज ही बनेगा और छोटा बनेगा। देखो वर्चुअल इमेज वहां भी बन रहा था, लेकिन वहां पे कब बन रहा था? जब तुम इमेज को रखते थे फोकस और पोल के बीच में, और वो इमेज बड़ा बन रहा था, मैग्नीफाइड बन रहा था। यहां पर क्या है, वो छोटा बनेगा, ठीक।
ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं, दोनों का वर्चुअल इमेज बना करके दिखाता हूं, तुम उसको देखना, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, देखो सर, दोनों का वर्चुअल इमेज। तो पहले बनाता हूं कनकेव का, लेट से, तो ये मैंने कनकेव मिरर ले लिया। ठीक है, एक आधे इमेज में तुम्हें बनाने सिखा देता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कैसे बनाते हैं। हालांकि यहाँ पर इमेज बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं कि इमेज बना करके दिखाओ, ठीक है, वो तो हमें न्यूमेरिकल्स ही करने हैं। ये मेरा एक कनकेव मिरर हो गया, ये लेट से मैंने इसका फोकल लेंथ मान लिया, ये मैंने लेट से इसका 2f मान लिया, तो लेट से मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर रख दिया। एक रे टकराने के बाद फोकस से पास करेगा ऐसे, ठीक है, दूसरा रे यहां पे भेजा मैंने, जितने एंगल पे भेजा उतने एंगल पे चला गया ऐसे। ये दो मेरी आई रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये क्या, जो मेरी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट था। क्या जो मेरी रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये आगे मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, ये मिलेंगी पीछे। इनको हमने भेजा पीछे, पीछे तो देखो, तो ये हमने पीछे देखा, तो ये हमारा जो है वो इमेज बन गया। तो इमेज हमारा कैसा है बच्चों? इमेज हमारा इरेक्ट है, इमेज हमारा बड़ा है, मैग्नीफाइड, ठीक है, बड़ा है, और इमेज हमारा वर्चुअल भी होगी मिरर के पीछे। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कॉन्वेक्स, ये हमारा कॉनकेव के लिए हो गया है, अगर कॉन्वेक्स के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, देखो जरा, ऐसा हो गया। ठीक है, इसका फोकस यहां पर भाई, और इसका 2f यहां पर भाई। लेट से ऑब्जेक्ट हमने कहीं भी रख दिया, यहां पर रख दिया, मस्ती में कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनेगा। रे आई ऐसी, ये रे आई ऐसी, तो टकराने के बाद सीधी है तो टकराना गुजरेगी फोकस से, लेकिन गुजर नहीं सकती बेचारी, गुजरने का ऐसे मेंटली एक्सपीरियंस करेगी, ऐसे गुजर के, ठीक है, कि गुजर करके जा रही हूँ। ठीक है, होता है ना कई बार हम बोलते हैं कि चलो हमें एक्सरसाइज तो करनी ही है, ठीक है, कई बार हम पतला होने के लिए, अभी तो तुम्हारे लाइफ में नहीं आए होंगे ये वाले, तो हमें लेट से एक्सरसाइज करनी है, हमने ये निर्णय ले लिया हर रोज या पढ़ाई करनी है ना, चाहे कम करूं मुझे करनी ही करनी है। तो कई बार हम क्या करते हैं, बस जा आते हैं, है ना, और करके नहीं आते एक्सरसाइज वगैरह। खासकर जैसे योगा में करता हूँ कई बार, ऐसे जो 40 मिनट की योगा उसको 4 मिनट में कर दिया जल्दी, जैसे कि मैंने कर लिया है ना, तो वैसे ही कुछ ये फीलिंग ले रही है कि मैंने कर लिया है, लेकिन कहीं किया इसने कुछ भी नहीं है ना, मैंने यहाँ से पास कर गई हूँ फोकस से, ये वाली फीलिंग ले रही, लेकिन असल में तुम जानते हो कोई पास नहीं किए। ठीक है, खैर एनीवेज ये ऐसी मजाक की बात थी। तो दूसरी रेज तुमने यहाँ पर भेज दी, तो तुम्हारी ये इसी एंगल पर वापस लौट जाएगी। अब ये तुम्हारी दो रेज हैं, क्या कभी आगे मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, पीछे मिलेंगी। पीछे कहाँ मिलेंगी? यहाँ मिलेंगी हमेशा। ये जो इमेज है वो क्या बनेगा? छोटा, इतना। तो ये तुम्हारा इमेज वर्चुअल जरूर है, आभासी जरूर है, लेकिन ये डिमिनिश्ड है, ये छोटा है। डिमिनिश्ड यानी कि छोटा, और इरेक्ट तो ये है ही, सीधा तो ये है ही, जैसा ये है वैसा ये है। ठीक है, तो ये दोनों के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसको, कि वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट का तुम जो है वो दोनों से पा सकते हो, लेकिन कनकेव, कॉनकेव, जैसे कनकेव होता है कॉनकेव होता है मुझे मालूम नहीं है, कॉनकेव से जो मिलेगा बताना जरा कोई ठीक परमिशन इसका, मैं डिक्शनरी देखता हूँ। ठीक है, चलो, तो अभी तो मैं कॉनकेव बोलता हूँ, वैसे मैं पहले कनकेव बोलता था, लेकिन शायद कनकेव कॉन्वेक्स पता नहीं, खैर जो भी है। तो जो, अच्छा किसी ने भेजा है कि क्या होता है सर, हाँ यही है। अच्छा क्या है ओ या अ, ओ या ए? कॉनकेव, ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो मैं कनकेव बोलता था ना, पता नहीं कहां से मेरी आदत पड़ गई है, तो कनकेव नहीं है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, चलो, तो कॉनकेव इमेज से जो है वो वर्चुअल इमेज जो बनता है वो मैग्नीफाइड बनता है, और कॉन्वेक्स से जो बनेगा वो डिमिनिश बनेगा। तो दोनों में तुम्हें डिस्टिंग्विश करके रखना है, ये वाली बात ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा और इंटरेस्टिंग बातें, हम मिरर फॉर्मूला पे भी जाएंगे, सारे काम करेंगे एक करके। ठीक है, अगर तुम्हें किसी और का इमेज पूछना है तुम पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे इमेज तो बनाने वाला हूं नहीं। कई लोग वर्चुअल का पूछते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बना के दिखाओ कैसा इमेज होगा। ठीक है,
तो वो मैं तुम्हें बना करके दिखा देता हूँ एक, अगर तुम्हारे मन में शंका होगी कैसे बनता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का सर कैसे होगा, वो तो हम इमेजिन ही नहीं कर पा रहे, कैसे होगा सर बताओ जरा सर। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल है वो भी। अब आधे लोग इसमें क्या बोलते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो रेज यहां से भेज देते हैं, भाई ये वाला काम नहीं करना सर, वर्चुअल है तो बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक बात है, लेकिन रेज यहां से मत ले आना ऐसे करके कि यहां से लेने लग जाओ, फिर तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरेगा ही नहीं, है ना, तो गिरेगा नहीं तो फिर रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, है ना। तो वर्चुअल का मतलब ये नहीं है कि रेज वहां से आ रही, वहां से असल में कोई है नहीं, तो यानी कैसे कहानी होती है, हाँ तुम मेंटली बना सकते हो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो अगर मैं इस टिप का बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो एक रे मेरी ऐसे आ रही है, कैसे आ रही है, एक रे ऐसे आ रही है, ये रे कहां पे मिलती मेरी, ये मेरी रे मेरी यहां पर जाकर के मिलती, ठीक है। एक रे मेरी आ रही है ऐसे, लेट्स से ऐसे आ रही, तो टेक्निकली क्या हो रहा है, दो इंसिडेंट रेज मेरी ऐसे आ रही, दो इंसिडेंट रेज मेरी ऐसे आ रही, तो ये कहां मिलेंगी, ये यहां मिलती, तो टेक्निकली जहां इंसिडेंट रे मिलती है वो मेरा ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि वो पीछे मिल रही है तो ये मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा हो गया, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, लगा दो रिफ्लेक्शन की लो, जो पैरेलल है वो कहां से पास करेगी, वो पास करेगी फोकस से, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन तुम्हारी यहां से गुजर जाएगी, ये जिस एंगल पे आई उस एंगल पे चली जाएगी, तो ये चली जाएगी, तो ये तुम्हारा यहाँ पर इमेज बन गया, ऐसा इमेज, ठीक है। तो कोई तुम्हें रे डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा नहीं सर ये इमेज कैसा बना, मैं देख करके कह पा रहा हूं ये इरेक्ट है, ये इमेज छोटा है, और ये इमेज जो है वो और क्या होता है, ये इमेज रियल है क्योंकि ये इमेज सामने बन रहा है। सर ऐसे कैसे हो सकता है, जो ऑब्जेक्टिव वर्चुअल हो गया उसको इमेज रियल कैसे हो सकता है, सिंपल फंडा क्या है, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल, फ्रंट द मिरर रियल, बस, बाकी दिमाग नहीं लगाना यहाँ पर, ठीक है। कि सर जो आदमी वर्चुअल है उसके बेटे कैसे रियल हो सकते हैं, है ना, ऐसे एनालॉजी फालतू की नहीं लगानी यहाँ पर, कि जो ऑब्जेक्टिव वर्चुअल उसका इमेज कैसे रियल हो सकता है, ठीक है। तो स्पाइडरमैन का बेटा जो है वो रियल कैसे हो सकता है, अगर स्पाइडरमैन खुद ही वर्चुअल है, तो वो सब फंडे यहाँ पे नहीं लगाने, फंडे मैंने तुम्हें बता रखे हैं यहाँ पर कि बिहाइंड द मिरर तो वर्चुअल है और फ्रंट द मिरर रियल है, तो फ्रंट में बन रहा है तो रियल है, ठीक है, चाहे उसका ऑब्जेक्ट जैसा मर्जी हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो बाकी कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को कई बार आता है कि ना कि इसका भी मैं बनाऊं वर्चुअल का, तो कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। अब हम कब तक जो है देखो, अब हम एक नई चीज सीखने वाले हैं यहाँ पर, वो क्या चीज है मैं तुम्हें अभी बताऊंगा मैं। अब हम कब तक ऐसे ही रे डायग्राम बना करके इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। सबसे पहली बात तो हम यहां से जो इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई मुझे बोल दे कि मैं ये तो देख पा रहा हूं एनालिटिकली कि साइज छोटा बनेगा, है ना, अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट बताओ 2 सेंटीमीटर का अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कितने सेंटीमीटर का बना, तो क्या मैं बोल पाऊंगा कि 1 सेंटीमीटर का या 1, ऑप्शन है हमारे पास 0.9, 1, 1.1, 1.2, तो क्या हम एक्जेक्टली बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। हाँ हम एक्जेक्टली बोल सकते हैं अगर हम क्या करेंगे, बिल्कुल एक वो मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करेंगे ना, जो मिरर है उसका रेडियस उतना ही बनाएंगे, एक प्रॉपर सर्कल लेकर के लाइन स्केल से ड्रॉ करेंगे और डायग्राम ठीक बनाएंगे, और फिर बाद में हमारी सारी चीजें कैलकुलेशन ठीक करेंगे, तो वहां पर हम एग्जैक्टली भी बोल सकते हैं। लेकिन क्या हम आंसर निकालने के लिए इस पे डिपेंडेंट रहेंगे डायग्राम के ऊपर, नहीं, हम डायग्राम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, तो हम क्या करेंगे, डायग्राम को हम चाहते हैं डायग्राम हमारा मैथमेटिक्स में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं सिंपली मैथमेटिक्स से आंसर बताऊं कि इमेज रियल बनेगा, इमेज वर्चुअल बनेगा, इमेज कैसा बनेगा, इमेज का साइज क्या होगा, इमेज कहां बनेगा, सब कुछ मैं कैसे बताऊं, मैथमेटिक्स से, नॉट यूजिंग डायग्राम। तो हम क्या करेंगे, डायग्राम को मैथमेटिक्स में तब्दील कर देंगे, ठीक है। तो देखो जरा, उसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, जो तुमने बच्चों ने पढ़ा है, 1/u + 1/v = 1/f, जो तुमने पढ़ा हुआ है वो कुछ और नहीं है, वो डायग्राम को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना ही है, ठीक है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसका हम डेरिवेशन करते हैं, ये डेरिवेशन तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो लेट्स गो टू द डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो अब मैं अच्छा बनाऊंगा, कौन सा तुम बोल रहे थे, स्मार्ट डायग्राम बोल रहे थे, मृदुल, पता नहीं क्या बोल रहे थे तुम, देखो जरा क्या तुमने नाम यूज किया था, स्मार्ट इमेज,
तो स्मार्ट इमेज का प्रयोग करो। स्मार्ट फोन आ गए, अब स्मार्ट वॉच आ गई, और क्या आ गया, अब इमेज भी स्मार्ट। चलो तो देखो जरा यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर ले लिया है एक मिरर इस तरह से, ठीक है। इसको तो स्मार्ट नहीं बनाएंगे, हालांकि सर पोलियो वाला तो मत बनाओ कम से कम, इसको तो पोलियो सा हो रखा है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ना, थोड़ा सा इसको भी स्मार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तुमने मुझे चैलेंज कर ही दिया तो फिर चैलेंज में एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सरिता ने सर्कल बना दिया, अरे मेरे पास इरेजर भी तो है, डरते क्यों। क्लियर बनने का आधा, बना के आधा मिटा दो, सर्कल बना के, अच्छा सर्कल बना के आधा मिटा दो, हाँ हाँ वही तो कर रहा हूँ। इतनी तो बुद्धि है मेरे में मृदुल, इतना भी मैं ओल्ड जनरेशन नहीं हूँ अभी। 6 तक, 6-5 तक, 6 कहाँ बजे अभी। तो एक रे हम बना देते हैं यहाँ पे, बीच से जाएगी, ठीक है। ये हमने अब एफ ले लिया इसका, ठीक है। तो एफ तो अंदाजे से बना लेते हैं, तो एफ हमने यहाँ पर बना लिया इसका, लेट से लाल से दिखा देता हूँ, ये इसका हो गया एफ, ये इसका हो गया लेट से 2f, ठीक है। ये मेरी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हम मे बी वाइट से ले सकते हैं, ठीक है। रे हम किससे लें, 2 रे ले लेते हैं, एक मेरे ख्याल से ब्लू और एक ग्रीन, ठीक है। तो एक रे मेरी गई, अच्छा रे तुम्हें यही लेनी है क्या सर, मैं बाकी रे लूंगा तो उससे, अरे एक तो ये गेट बंद कर जाते हैं, अंधेरा कर जाते हैं, पहले ही यहाँ पे ब्राइटनेस नहीं है, मैं खोल के आता हूँ ना। तो रे क्या सर, मैं जो आप 2 लोग वही बनानी है, हाँ उन्हीं से बनाना है, क्योंकि अगर तुम बाकी रे लेकर करोगे ना तो फिर तुम्हें वो डायरेक्शन निकलेगा नहीं, टेक्निकली निकल सकता है लेकिन तुमसे नहीं निकलेगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी यही दे रखी है, तो मैं एनसीईआरटी वाली करा रहा हूँ ताकि तुम्हें रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एक रे तुम्हें लेनी है जो पैरेलल आएगी, ठीक है। तो लेट से हमने ले ली है एक रे जो पैरेलल आई है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हमारी यहां से पास कर जाएगी, ठीक है। कुड़ुक कुड़ुक। दूसरी तुम्हें लेनी है जो तुम्हारी पोल पर इंसिडेंट हो, यानी ऐसे, अरे और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उतनी एंगल पर चली जाएगी, तो इमेज हमारा कहीं यहां बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा इमेज बन जाएगा, जिसको हम मे बी पर्पल से दिखा देते हैं। ये 2 ही तुम्हें रेज बनानी है, ठीक है, और रेज नहीं बनानी, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अब हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पर, हमारा हम मिरर फॉर्मुला निकाल रहे हैं, मिरर फॉर्मुला हमारा है 1/u + 1/v = 1/f, ठीक है। ध्यान रखना कैसे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हमें ये सारे u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से, v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस मिरर से, और f क्या है, फोकल लेंथ, ये तीनों ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो बेसिकली हमारा मकसद यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस में हमें कोई रिलेशन निकालना हमारा मकसद है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को मैंने बोल दिया ab, इमेज को मैंने यहां पर बोल दिया a', b', ठीक है। और ये जो ए बी है तो ये भी ए बी ही होगा, है ना, यहाँ पर करीब करीब ये हमारा ए बी होगा, क्योंकि हमारा अपर्चर स्मॉल होता है तो ये करीब करीब फ्लैट ही मान सकते हो, तो इसको तुम ए बी बोलोगे करीब करीब, ठीक है। करीब करीब ये ए बी ही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ है नहीं वैसे, लेकिन ये डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल यहाँ पर लिया, इसको तुम चाहो तो एम एन बोल देता हूँ मैं, लेकिन बाद में इसको ए बी में ही तब्दील कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं एम एन बोल देता हूँ एक बार फॉर टाइमिंग, एम एन, लेकिन हम जानते हैं कि एम एन जो है वो करीब करीब ए बी के बराबर ही है, ठीक है। खैर उसको बाद में यूज करेंगे। देखो
एम एन यहाँ पर ये हो गया ना, ठीक है, ये फ्लैट ये करीब करीब, ठीक है, हाँ, तो करीब करीब ये हम ट्रायंगल यहाँ पे दो लेंगे। पहली ट्रायंगल हमने ली ए डैश बी डैश एफ, तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, और हमने ट्रायंगल ली यहां पर एम एन एफ, ठीक है, ये वाली एम एन एफ, ठीक है, ये करीब करीब बहुत पास ही है, तो इसको हम यही मानते हैं कि जो पोल है वही एन है, ठीक है, एन और पोल अलग अलग नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हम अपर्चर जो है वो छोटा लेते हैं, तो जब तक हम अपर्चर बहुत छोटा लेंगे तो ये करीब करीब ये मतलब सॉर्ट ऑफ समझ रहे हो तुम, ये एम से अगर तुम ड्रॉप करोगे तो ये यहाँ पर गिरेगा टेक्निकली, लेकिन हम पोल से डिस्टेंस मार रहे हैं, तो दोनों का बीच में डिस्टेंस इतना कम है कि हम उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब इन ट्रायंगल में अगर देखोगे तो ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, तो दो एंगल अगर बराबर है, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो गया, तो दोनों ट्रायंगल तुम्हारी क्या हो गई यहाँ पर, सिमिलर हो गई। तो अपन बोलेंगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ जो है वो सिमिलर होगी किस वाली ट्रायंगल के, इसको मैं सिमिलर से रिप्लेस कर देता हूं, तो हमारी ये सिमिलर होगी एम एन एफ से, किस वाले रूल से, ए रूल से, कि तीनों एंगल जो है वो सेम है, ए रूल बोलते हैं ना इसको। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे ए डैश बी डैश बाय, इसका ए डैश बी डैश इसका क्या आएगा, एम एन आएगा, ठीक है, एम एन इज इक्वल टू, हाइपोटेनस थोड़ी लेंगे, हमें वर्टिकल डिस्टेंसेस को हमें हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या लेंगे यहाँ पर, ये लेंगे, है ना, ए डैश बी डैश बाय एम एन इसका हो जाएगा बी डैश एफ हॉरिजॉन्टल, और इसका हो जाएगा एफ एन, ठीक है। अब हम यहाँ पे काम करेंगे अगला, सॉरी इसको उठा करके ऊपर ले जाना है। अब हम दूसरी ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन है, बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अब लेंगे ट्रायंगल ए बी एन, और दूसरा लेंगे यहाँ पे ए डैश बी डैश एन, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, ट्रायंगल ए बी एन इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश एन, ये भी किस रूल से, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर, ये और ये वाले दो एंगल बराबर, तीसरा एंगल बराबर होगा, तो ये भी ए के रूल से हम बोल पा रहे हैं कि समरूप होंगे दोनों ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश पहले लिख देते हैं बाय ए बी, और ये हो गया बी डैश एन बाय बी एन। अब मुझे वन फॉर्मूला ड्राइव करना है, ये वाला 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, है ना, ये वाला फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं। तो इस वाले फॉर्मूले में बच्चों हमें क्या है, सारे डिस्टेंसेस हॉरिजॉन्टल है, तो हमें वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं। हम जानते हैं एम एन जो है वो ए बी के बराबर है, तो ये करीब करीब हमारा ए बी के बराबर ही है। तो यहाँ पर भी ए डैश बी डैश बाई ए बी है, यहाँ पर भी ए डैश बी डैश बाई ए बी है, तो अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें फर्स्ट और सेकंड से, हम ये वाला कंक्लूजन ले सकते हैं। कौन सा कंक्लूजन ले सकते हैं, कि बी डैश एफ, है ना, बी डैश एफ हमारा कितना हो जाएगा, बी डैश एफ बाई एफ एन शुड बी इक्वल टू बी डैश एन और बाय बी एन। बस अब हमें यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करनी है और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो बी डैश एफ का वैल्यू कितना होगा बच्चों, बी डैश एफ का वैल्यू होगा बी डैश एफ, तो ये हो जाएगा बी डैश एफ हो गया बी का एन से जो डिस्टेंस है उसको वी बोलते हैं, इमेज को वी, तो बी डैश एफ को मैं चाहूँ तो एक टर्म और लिख सकते हैं यहाँ पे, बी डैश एफ को मैं लिख सकता हूँ, बी डैश एफ को बी डैश एन माइनस में एफ एन अपॉन में एफ एन इज इक्वल टू बी डैश एन अपॉन में बी एन। तो बी डैश एन क्या हो गया, इमेज v, तो v माइनस में एफ एन क्या हो गया, एफ एन हो गया f अपॉन में एफ एन क्या हो गया f, बी डैश एन क्या हो गया v और बी एन क्या हो गया u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वी यू माइनस में एफ यू इज इक्वल टू एफ वी, ठीक है। बाकी सोल्व यहां कर दूं, इसको इधर ले गए एफ यू को, ये हो गया वी यू इज इक्वल टू एफ यू प्लस एफ वी, तीनों को डिवाइड कर दिया यू वी एफ से, तो यहां पे बचेगा सिर्फ एफ,
यहाँ बचेगा सिर्फ v और यहाँ पे बचेगा सिर्फ तुम्हारा u। तो ये तुम्हारा मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन हो गया। अब ये डेरिवेशन को मैंने देख करके नहीं किया, तो तुम जानते हो ऐसा भी नहीं है कि मेरे को मालूम है कि इसको भाई मैंने याद कर रखा है या मैं कैसे भी घुमा लूंगा तो आंसर आ जाएगा। नहीं, अगर मैं और कोई रे ले करूंगा तो हो सकता है अटक भी जाए, काम गड़बड़ जाए। तो मैंने एक चीज तो देख ली कि कौन सी रे मुझे बनानी है, ठीक है। एक तो तुम्हें पैरेलल फोकस से पास करे, दूसरी पोल पे, ये 2 रे बनानी है। फिर आगे का मुझे स्ट्रक्चर मालूम है, क्या स्ट्रक्चर है। मैंने कैसे याद किया हुआ इसको कि आगे मेरे को 2 ट्रायंगल लेनी है, दोनों सिमिलर होंगी, ठीक है, और उनके वर्टिकल को उनके हॉरिजॉन्टल से इक्वेट करूंगा। तो दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, जो वर्टिकल का रेशियो है वो सेम होगा, तो फिर मैं वर्टिकल के रेशियो को हटा दूंगा और दोनों के हॉरिजॉन्टल इक्वेट हो जाएंगे। बाद में मैं एप्रोप्रिएट वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो मैंने इसको इस तरह से याद किया हुआ अपने माइंड के अंदर कि रे ठीक लेनी है पहली बात। तो अगर रे गड़बड़ लेगी तो बनेगा नहीं। तो मैं तो हमेशा रे देख लेता हूँ, तुम देख नहीं पाओगे। तुम्हें ध्यान रखना है कि रे एक पैरेलल आएगी और फोकस से पास करेगी, दूसरी पोल पर आएगी और ऐसे करेगी। क्या उसके अलावा मैं नहीं कर सकते हो फिर भी, लेकिन पता नहीं उलझ जाओगे वहां पे। बोर्ड में टाइम वैसे ही कम होता है, ठीक है, मतलब टाइम तो हर जगह कम होता है। लेकिन क्लास में तो जैसे अगर गलती कर दें तो हम टाइम भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पे तो टाइम नहीं होता ना। तो फिर तुम्हें 2 ट्रायंगल तुम्हें चूज करनी, वो तुम्हें आसानी से दिख जाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कौन कौन से हमने ट्रायंगल लिए। दोनों के वर्टिकल को उनके हॉरिजॉन्टल से रेशियो इक्वेट करनी, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों में वर्टिकल सेम आएगा और फिर वो दोनों के हॉरिजॉन्टल में रिलेशन आ जाएगा। तीनों को पुट कर दोगे, तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारी जो है वो यहाँ पर कहानी होती है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर एक चीज और निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन जो है वो हमारा कितना होगा, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा इस वाले केस में एटलीस्ट नेगेटिव ही निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो साइन में मैं नहीं जाऊंगा डेरिवेशन में, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल रहा हूँ। देखो ये तुम्हारा एंगल, छोटा सा एंगल थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, ये भी तुम्हारा थीटा है। तो tan थीटा होगा तुम्हारा AB अपॉन में ये, AB अपॉन में U, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मैं देखो आगे इस वाले में मैं कर देता हूँ बच्चों। तो tan थीटा हो रहा है मेरा यहाँ पर AB अपॉन में ये U। तो tan थीटा मेरा होगा, सॉरी, AB अपॉन में U, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल ठीक है, साइन नहीं निकालूंगा, साइन मैं एनालिटिकली बता दूंगा, ठीक है। और tan थीटा मैं यहां से भी निकाल सकता हूँ, A डैश B डैश अपॉन में V। tan थीटा, ये भी तो tan थीटा ही है, A डैश B डैश अपॉन में V, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो AB बाई U इज इक्वल टू A डैश B डैश बाई V, और A डैश B डैश बाय AB है ना, नीचे आ गया, इज इक्वल टू V बाई U। और हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बेसिकली क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही m निकल करके आता है। बस n का साइन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर कि m का यहाँ पर ना दोनों के साइन में एनालिटिकली तुम बता भी दूंगा कि दोनों के यहाँ पर जो है, अगर दोनों सेम साइड में बनते हैं तो हमेशा इमेज उल्टी बनती है। तो अगर v और u का साइन तुम सेम लोगे, है ना, तो अगर तुम्हारा v और u का साइन तुमने सेम लिया, अगर दोनों तुम्हारे इमेज सेम साइड में बन रहे हैं, तो इमेज भी यही, ऑब्जेक्ट भी यही है, इमेज भी यही बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आनी चाहिए। मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब क्या होगा, उल्टा इन्वर्ट हो गया इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों का साइन सेम होगा, v और u का, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, तो दोनों का साइन सेम होगा। तो अगर मैंने आगे नेगेटिव नहीं लगाया तो मैग्निफिकेशन मेरा नेगेटिव निकल करके नहीं आएगा, है ना, तो वो हमें चाहिए, वो हम देख पा रहे हैं। तो मैंने बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये लगा दिया है। तो बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन का। तो अब मैं पूरा अगर मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन का फॉर्मूला लिखूंगा, वो लिख पाऊंगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो इसका डेफिनेशन है कि आवर्धन क्या होता है भाई, कि इमेज कितना बना उसका हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना, दोनों को डिवाइड कर दो, हमें मालूम पड़ जाएगा कितना मैग्नीफाई किया तुमने इमेज को, ठीक है। और उसको हम VU के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का V बाई U। इसके 2 फॉर्मूले और भी बनाऊंगा, उनको भी मैं तुम्हें साथ ही लिखा दूंगा, ठीक है। तो 2 फॉर्मूले और कौन से बनेंगे देखो जरा, अभी बनाते हैं, वो भी हमारे उपयोगी होंगे। एक हमारा हो गया यहाँ पर ये कि 1 बाई U प्लस 1 बाई V इज इक्वल टू 1 बाई F। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बाई V से, लेट से
तो v बाई यू पूरी इक्वेशन को प्लस में 1 इज इक्वल टू v बाई एफ। सर पीछे वाली स्क्रीन करना ये लिखा है क्या? हाँ सर प्रीवियस करेंगे, प्रीवियस टेंशन मत लो कात्यायनी, लो कर दो प्रीवियस। ठीक है देखो जरा करेंगे, प्रीवियस वाली कर दूंगा दोबारा से। 1 बाई v बाई यू इज इक्वल टू 1 प्लस में v बाई एफ। हमने क्या किया? मल्टीप्लाई बाई v। तो पूरी इक्वेशन को क्या किया? मल्टीप्लाई बाय v। तो ये बन गया। अब हम जानते हैं कि ये v बाई यू हमारा जो है वो m होता है, बल्कि माइनस का m है ना, माइनस का m लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि m होता है माइनस v बाई यू। v बाई यू क्या होगा? माइनस m प्लस में 1 इज इक्वल टू v बाई एफ। तो अब मैं क्या किया यहाँ पर m मुझे निकालना है, तो m इधर लेगा, इसको इधर लिया है, तो 1 माइनस v बाई एफ इज इक्वल टू m। तो m का वैल्यू मैं यहाँ पे बोल पाऊंगा f माइनस v, सॉरी थोड़ा सा मिक्स हो गया, f माइनस में v अपॉन में f, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। मैंने याद कैसे किया हुआ मैं बताऊंगा तुम्हें, ये भी मैग्नीशियम का फॉर्मूला है। इसी को अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय u कर दूं तो u के फॉर्म में आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय u। तो अगर मैंने u से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो क्या हुआ देखो जरा, तो ये मेरा यहाँ पर अगर मैं ग्रीन कर दूं तो ये मेरा u से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा u बाई वी इज इक्वल टू u बाई एफ। ठीक है, तो ये मेरा 1 और ये मेरा क्या होगा? माइनस का 1 बाई एम हो जाएगा ना, सॉरी v बाई यू होता है ना m, तो v बाई यू तो m नीचे आएगा और नेगेटिव तो है ही, इज इक्वल टू u बाई एफ। इसको इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर 1 माइनस में u बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई एम। तो ये बन गया f माइनस यू अपॉन में f इज इक्वल टू 1 बाई एम। तो m का वैल्यू आ गया f अपॉन में f माइनस यू। तो ये भी दो तुम्हारे m के ही फॉर्मूले, इनको तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, ये m का फॉर्मूला बेसिक डेफिनेशन है hi बाई ho, ये मिरर के लिए है, ये तो डेफिनेशन है, ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर है डेफिनेशन। ये हमेशा ही सत्य रहेगी, चाहे लेंस आ जाए चाहे जो मर्जी आ जाए, ये ऑलवेज ट्रू रहेगी। ठीक है, ऑलवेज ट्रू। ये तुम्हारा सिर्फ किसके लिए? मिरर के लिए। ठीक है, दोनों मिरर के लिए, लेकिन सिर्फ मिरर के लिए, लेंस में नहीं। हम ये वाले लेंस में हम नया बनाएंगे। दो फॉर्मूले हमने इसके और इजाद किए हैं, इसमें जिनको याद करना बड़ा आसान है। कैसे याद करेंगे इनको? अगर v के फॉर्म में तो v ऊपर आ रहा है ना, तो बस ऊपर v माइनस कर दो f। अगर u के फॉर्म में है तो u नीचे आ रहा है ना, तो नीचे माइनस कर दो, बस दोनों को माइनस ही करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कितना आसान है ना। और ये हमारे जो दोनों हैं ये भी हमारे किसके लिए हैं? सिर्फ मिरर के लिए ही एप्लीकेबल है। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर मिरर ओनली, और ये भी हमारा मिरर के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो f बाई एफ तो आएगा। अगर v के फॉर्म में लिखना तो v ऊपर होता है ना, तो माइनस v कर दो। u के फॉर्म में लिख रहे हो, u नीचे होता है ना, तो माइनस u कर दो। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जो है वो निकल करके आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये? चलो अब मैं पूरा वापस ले जाता हूँ, देखो जरा, एक हमारा पीछे छूट गया। ये तो हमारी वो कर रहे थे हम। अब हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन, जो भी बोलना है। ठीक है, ये हमारा आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, जिसके 4 फॉर्मूले। ये डेफिनेशन है, ऑलवेज वैलिड, चाहे लेंस हो, चाहे माइक्रोस्कोप हो, चाहे टेलीस्कोप हो, तो जो मर्जी हो, ये हमेशा तुम्हारा वैलिड रहेगा। ठीक है, ऑलवेज ट्रू, ट्रू लिखा है ये, ऑलवेज ट्रू, तो ऑलवेज वैलिड। ठीक है, ये तो डेफिनेशन होगी बेसिकली ना, ये सिर्फ तुम्हारे मिरर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। अब यहां पर मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात। वो उसके लिए टाइम है हमारे पास, 5-1 मिनट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बात यह है, खत्म करना है, खत्म करूं? ये लाइट गई है क्या? 5 मिनट का है वैसे तो एम जो बहुत ही, अरे यार बार बार मेरा माइक गिर जा रहा है, माइक ड्रॉप परफॉर्मेंस दे रहा हूं बार बार, और मेरा माइक ड्रॉप हो जा रहा है। तो एम का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रियल रियल और वर्चुअल वर्चुअल पेयर बनेगा। सर ये क्या नई बकवास लेकर के आए हो आप? तो रियल रियल या वर्चुअल वर्चुअल पेयर बनेगा। एम का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रियल वर्चुअल का पेयर बनेगा। बड़ी क्रिटिकल बात है, ऑलवेज वैलिड।
इवन इन लेंस, ठीक है। तो ये जो बात है, ये तुम्हारी जो बात है, ये वैलिड इन, आगे लेंस पढ़ेंगे, इन लेंस एज वेल एज मिरर। आगे तो हमें जरूरत नहीं पड़ती इसकी, ठीक है, दोनों में वैलिड है। सुनो जरा मतलब क्या है इसका। देखो, अगर दोनों रियल हैं तो दोनों इसी साइड बनेंगे, ऑब्जेक्ट भी इसी साइड होगा और इमेज भी इसी साइड होगा। अगर दोनों रियल है, रियल का मतलब क्या, रियल नहीं है, रियल है, मतलब ऑब्जेक्ट भी रियल, इमेज भी रियल। तो अगर दोनों ही रियल हैं तो एम हम जानते हैं क्या होता है, एम होता है माइनस का वी बाई। तो हम फ्रंट को नेगेटिव लेते हैं तो वी भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव, नेगेटिव कट जाएगा, एक नेगेटिव है वो बचा रहेगा, तो एम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो रियल में यहाँ पे हमारा एम क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये वाली बात हम देख पा रहे हैं, ठीक है, ये वाली बात हम देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो एम हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो अगर दोनों वर्चुअल हो तो दोनों यहां पर होंगे, दोनों ही पीछे होंगे, उसमें दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव है ना। बिहाइंड द मिरर को हम पॉजिटिव लेते हैं, फ्रंट को नेगेटिव लेते हैं, तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तब भी आगे के नेगेटिव साइन बचा रहेगा, तब भी एम नेगेटिव आएगा। हाँ, अगर एक इधर आ जाए और एक इधर आ जाए, वो कब मुमकिन हो पाएगा, चाहे ऊपर आ जाए नीचे आए, डजंट मैटर, ठीक है, कैसा भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। थोड़ा ढंग का बना दूं थोड़ा सा, एक अगर तुम्हारा यहां आ गया, दूसरा तुम्हारा यहां आया, लेट से, ठीक है, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। तो उस सूरत हाल में बच्चों एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, है ना। अगर तुम्हारा ये वाली साइड को तुम नेगेटिव लेके चलते हैं, इसको नेगेटिव लेंगे, अगर इसको पॉजिटिव ले लेंगे, चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यही लेकर चलेंगे। तो ये हमारा नेगेटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो एम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, चाहे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो चाहे यहाँ पे इमेज हो, डजंट मैटर। तो जब एक रियल हो एक वर्चुअल हो तो एम पॉजिटिव निकल करके आता है। जब दोनों रियल हो, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी, और दोनों वर्चुअल हो, तब हमारा एम जो है वो नेगेटिव निकल करके आता है। तो तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, कनकेव मिरर में हमने जो भी ग्राफ बनाया था, जो हमने वो टेबल सी बनाई थी, वहां पर जब दोनों रियल थे तो एम नेगेटिव होगा, जब एक रियल एक वर्चुअल था तो एम पॉजिटिव होगा। दोनों वर्चुअल तो हमने केस लिए नहीं, क्योंकि हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसीडर ही नहीं की, ठीक है, उसको हम मैथमेटिकली कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब हमने कॉन्वेक्स का बनाया तो हमने एक ही केस बनाया, फ्रंट में बिहाइंड आएगा, तो एक रियल एक वर्चुअल बनेगा, तो रियल वर्चुअल, तो एम वहां पर पॉजिटिव था, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ गया, एम अगर पॉजिटिव है मतलब या तो सॉरी एम अगर पॉजिटिव है तो रियल वर्चुअल का पेयर है, यानी कि ऑब्जेक्ट रियल इमेज वर्चुअल, या उल्टा भी हो सकता है, इमेज रियल हो ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो, ठीक है। अगर एम नेगेटिव है तो या तो दोनों रियल है या दोनों वर्चुअल हो, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, एम ग्रेटर देन 1 है तो इमेज बड़ा बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है, एम लेस देन 1 है तो इमेज छोटा बन रहा है, एम इक्वल टू 1 है तो इमेज और हाइट, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बराबर हाइट के बनेंगे, ठीक है। ये हमने पूरा बेसिक कर लिया है। अब हम तैयार हैं क्वेश्चन लेने के लिए। आज तो क्वेश्चन नहीं लेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन हमारा सारी थ्योरी कंप्लीट होगी। सर लास्ट में एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देना प्लीज, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है वो बच्चों थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम इसके अगले चैप्टर में करेंगे।